यहाँ से भाई अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 50 तक कवर कर लिया था। आज के सेशन भाई हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि भाई यहाँ पे आपका 40 कूलम का चार्ज दिया हुआ है और 8 एम्पीयर का करंट दिया हुआ है। आपको यहाँ पे टाइम बताना है भाई। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ से भाई टाइम का वैल्यू निकल जाएगा, है ना, Q अपॉन I। Q आपका दिया हुआ है 40 कूलम, करंट दिया आपका 8 एम्पीयर। तो उसको कट करेंगे तो भाई यहाँ से आ जाएगा 5 सेकेंड। ओके ना। तो इस तरीके का जो फार्मूला बेस्ड या फिर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रहेगा भाई, उसको हम लोग डायरेक्ट एक तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा आपको। ओके ना, क्योंकि बहुत ही बेसिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है भाई, आपको यहाँ पे सिंबल बताना है परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, है ना। तो भाई इसको हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है ER इंटू E0, जहाँ पे ER को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और E0 होता है भाई, इसको हम लोग रेफरेंस मान के चलते हैं, ठीक है, वैक्यूम के लिए, है ना। ये वैक्यूम का एक तरीके से परमिटिविटी था। इसका वैल्यू भी कभी कभी पूछा जाता है भाई, 8.854 इंटू 10⁻12 होता है। और इसका यूनिट भी था भाई, लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने यूनिट देखा था, है ना। क्योंकि भाई हम लोग परमिटिविटी कहाँ पढ़ते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं भाई। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पढ़ना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ते हैं भाई, ठीक है। और वही जब आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, देखिए थोड़ा सा मैं फ्रेम बना के दे रहा हूँ। बेसिक इलेक्ट्रिकल में भाई हम लोग को दो फील्ड के बारे में पढ़ना होता है। पहला है आपका मैग्नेटिक फील्ड, शॉर्टकट में लिखूंगा यहाँ पे, और दूसरा होता है भाई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने के लिए हम लोग जो चैप्टर पढ़ते हैं ये होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ने के लिए जो हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं वो होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लियर हुआ, यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैग्नेटिज्म। तो भाई जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो इसके अंदर आता है आपका परमिटिविटी, ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। क्लियर हुआ। और जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो इसमें आता है आपका परमिएबिलिटी, ठीक है, इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है आपका μ0 इंटू μr। क्लियर हुआ, जहाँ पे μr होता है आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी और μ0 होता है भाई एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ठीक है ना। इसका भी वैल्यू होता है 4π इंटू 10⁻⁷ और उसका यूनिट देखें भाई, तो जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे यूनिट निकाला था ना E0 का, E0 का कैसे निकाला था भाई, आपका कूलम्ब्स लॉ में जो फोर्स का फॉर्मूला था Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4π E0 ER R स्क्वायर, है ना। तो इस फार्मूले से भाई हम लोगों ने इसका वैल्यू निकाला था, इसका यूनिट निकाला था भाई। उसी तरीके से अगर आप μ0 की बात करें तो भाई क्योंकि हम लोग मैग्नेटिज्म में इंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं भाई, है ना। तो अगर आप इंडक्टर का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है N∅ अपॉन I होता है। फ्लक्स का अगर देखें भाई तो क्या होता है MMF अपॉन रिलेक्टेंस होता है ना। और अगर इसको MMF को फॉर्मूला में तोड़े तो क्या हो जाएगा NI, है ना, अपॉन रिलेक्टेंस की अगर बात है भाई, रिलेक्टेंस का इधर साइड में लिखता हूँ L अपॉन एरिया और यहाँ पे होता है μ0 इंटू μr। तो रिलेक्टेंस की जगह यहाँ पे वैल्यू डालते तो क्या हो जाएगा, L यहाँ चला जाएगा और ये एरिया इंटू μ0 इंटू μr ऊपर चला जाएगा भाई, सही बात है। तो इस फ्लक्स का, क्योंकि भाई फ्लक्स की जगह ये वैल्यू है ना आपका, समझ गए। तो इस फ्लक्स का वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे, इस फाई की जगह पुट करेंगे भाई, तो इंडक्टर जो आएगा ये हो जाएगा आपका, देखिए वैल्यू पुट करता हूँ N इंटू I इंटू एरिया इंटू μ0 इंटू μr डिवाइडेड बाय L है। और ये जो नीचे वाला I है भाई यहीं पे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो I से I कट जाता है, ठीक है। और एक पहले से भी n था ना यहाँ पे, एक पहले से भी n था भाई, एक ये 5 वाले में भी n था, तो ये n स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग इंडक्टर की बात करें भाई तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर इंटू एरिया इंटू μ0 इंटू μr डिवाइडेड बाय L। तो यहाँ से भाई हम लोग इस μ0 इंटू μr को क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं भाई। तो यहाँ से म्यू का यूनिट निकल जाएगा। अगर हम लोग म्यू की बात करें तो म्यू का क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस इंटू L डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू एरिया, ठीक है। अब L का आपको पता भाई हेनरी होता है ना। ये L मतलब लेंथ होता है भाई, मीटर हो जाएगा। और नीचे में क्या है, ये आपका नंबर ऑफ टर्न्स है, तो भाई नंबर ऑफ टर्न्स का तो कोई यूनिट होता ही नहीं है, ऐसे T स्क्वायर आप लिख सकते हैं। और नीचे में एरिया है भाई, है ना। तो एरिया क्या हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाए तो क्या हो जाएगा, हेनरी पर मीटर। तो ये सब बेसिक चीज़ है भाई, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपसे भाई, यहाँ का यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस का आपसे डायमेंशन फार्मूला पूछा गया भाई। तो हम लोग को पता है रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू होता है भाई, एक तो होता है रो L अपॉन एरिया, उसकी बात नहीं हो रही है भाई। यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला निकाला तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और ये बिना प्रैक्टिस किए आप एग्जाम में नहीं बना पाएंगे भाई, ठीक है। और ये बेसिक फिजिक्स जब आप पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे वही ये सब पूछा जाता है आपका। तो R इक्वल टू पता भाई V अपॉन I होता है।
तो सबसे पहले हम लोग वोल्टेज का एक तरीका डायमेंशन फार्मूला V इक्वल टू क्या होता है W/Q, है ना। यानी एक यूनिट चार्ज को भाई एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो भी वर्क डन करना पड़ता है उसको हम लोग वोल्टेज बोलते हैं, फिर भाई पोटेंशियल बोलते हैं। तो अगर हम लोग वर्क डन की बात करें तो भाई सबसे पहले वर्क डन पे इधर साइड में लिखते हैं, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का पता है भाई, फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन लिखता हूँ मैं, और डिस्टेंस वैसे वैसे रहने देते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो भाई मास का क्या होता है बताइए, मास को हम लोग कैपिटल M से लिखते हैं या फिर kg से भी लिखते हैं भाई, है ना, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से चलना है, यहाँ पे कैपिटल M लेके चला है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब मास का M लिख दिया भाई। एक्सेलरेशन का क्या होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है भाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर का क्या हो जाएगा L हो जाएगा, और नीचे में क्या है सेकेंड स्क्वायर यानी t का पावर 2 हो जाएगा। सेकंड को हम लोग टाइम बोलते हैं ना, तो t से रिप्लेस करते हैं। और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट अगेन क्या हो जाएगा लेंथ हो जाएगा भाई, है ना। तो अगर यहाँ से हम लोग इस w की बात करें, वर्क का जो डायमेंशन फार्मूला है क्या आ जाएगा आपका m l, और ये 2 l है ना, तो l स्क्वायर हो जाएगा, और ये t का पावर 2 को ऊपर ले आए तो t का पावर -2 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये w की जगह हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं m l स्क्वायर t का पावर -2 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे q है भाई चार्ज, तो क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑप्शन में चार्ज के रूप में ही रहने दिया तो इसको q ही रहने देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा वोल्टेज का एक तरीके से आ गया। तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं भाई वोल्टेज का डायमेंशन फार्मूला क्या है m l स्क्वायर t का पावर -2 डिवाइडेड बाय q, और इसके नीचे में करंट भी तो है, करंट को ऐसे रहने देते क्योंकि भाई करंट तो ऑप्शन में दिया नहीं, तो करंट को भी हम लोग चार्ज के रूप में, अभी देखा आपने I इक्वल टू क्या होता है Q/T होता है भाई, तो q का यहाँ से मान निकल जाएगा, या फिर तो करंट का मान भाई, करंट की जगह हम लोग चार्ज के टर्म में लिख सकते हैं ना, तो I की जगह मैं क्या पुट कर दूँ Q/T लिख दूँ भाई। इस करंट की जगह मैं यहाँ पे Q/T लिख देता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये अपने आप में एक टर्म है भाई, और ये नीचे वाला अपने आप में एक टर्म है, तो ये T सबसे ऊपर चला जाएगा और ये वाला Q जो है इसके साथ आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं यहाँ पे क्या बनेगा, R इक्वल टू हो जाएगा m l स्क्वायर t का पावर -2, ये t आकर के यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये q नीचे में q स्क्वायर हो जाएगा भाई, ठीक है। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, इसको हम लोग यहाँ से मिटाते हैं भाई, द स्पेस बनाते हैं, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से हम लोग डिज़ाइनिंग करना पड़ेगा ना। तो देखिए सबसे पहले m l स्क्वायर वैसे का वैसे रहने देता है, q स्क्वायर जो है इसको ऐसे रहने देते हैं भाई। अब अच्छा t, तो t का पावर -2 को नीचे लेके आइए, t स्क्वायर ये t को रहने दीजिए यहीं पे, तो एक t से एक t खत्म हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा m l स्क्वायर डिवाइडेड बाय q स्क्वायर इंटू t, ये आएगा भाई आपका। यानी यहाँ पे अगर ऑप्शन मैच करते हैं तो भाई इसका पहला ऑप्शन मैच करेगा भाई, A फॉर एप्पल, ठीक है। एक बार मैं आंसर देख लेता हूँ, तो ये सब इंपॉर्टेंट है भाई, बिना प्रैक्टिस किए हुए जाएंगे नहीं बनेगा आपसे, बिल्कुल सही है भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट, अब ब्रैकेट में डाला एम्पियर में, ठीक है। तो ये तो निकल जाएगा भाई इजी, I इक्वल टू क्या होता है V/R, तो भाई वोल्टेज मेरा दिया हुआ है कितना है 36 वोल्ट, और रेजिस्टेंस दिया 9 ओम, तो कट जाएगा भाई 4 एम्पियर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पे आपको कैपेसिटेंस का डायमेंशन फार्मूला निकाल के बताना है भाई। तो अगेन हम लोग को पता है भाई, कल ही मैंने आपको समझाया था कि भाई जो C होता है, जो कैपेसिटेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के ऊपर, है ना, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा। और यहाँ से जब प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे फिर सीधे लिखे ना, C इक्वल टू होता है Q/V भाई, ठीक है, फार्मूला होता है, ठीक है। इसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे डायमेंशन फार्मूला को प्रूव करने के लिए। तो देखिए C इक्वल टू Q को वैसे रहने देते हैं भाई, अभी हम लोगों ने वोल्टेज का एक तरीके से निकाला था, है ना, वोल्टेज इक्वल टू क्या था आपका V इक्वल टू था W/Q, तो W को मैंने क्या लिखा था, यानी वर्क डन है ना, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, Q वैसे का वैसे ही रहेगा। अब फोर्स को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं भाई, और डिस्प्लेसमेंट को वैसे रहने देते हैं, नीचे में Q है वैसे का वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग को पता है मास को हम लोग कैपिटल M से लिखते हैं, एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर को लेंथ में और सेकंड स्क्वायर यानी t का पावर -2 हो जाएगा, और जो डिस्टेंस है ये भी L हो जाएगा भाई, है ना, और नीचे में जो Q है वैसे वैसे ही रहेगा। अब देखिए हम लोग भाई यहाँ पे m l, क्योंकि दो L है तो मल्टीप्लाई हो L स्क्वायर t का पावर -2 डिवाइडेड बाई Q, ये मेरा वोल्टेज का आ गया भाई, तो यहाँ पे डाल देते हैं। और क्योंकि भाई ऑप्शन में देखिए यहाँ पे एम्पियर के टर्म में लिखा गया है, Q के टर्म में नहीं लिखा गया है, तो इस Q को देखिए I इक्वल टू क्या था आपका Q/T, तो भाई Q की जगह
मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, आई इंटू टी, समझ गए। और आई को हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि एम्पियर होता है ना, और टी को भाई क्योंकि टाइम है ना ये, समझ गए, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। क्यू के जगह जो ऊपर में क्यू है इसको मैं लिख सकता हूँ ए इंटू टी, यानी एम्पियर इंटू टाइम। और वोल्टेज का भी जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा था, लेकिन भाई इस क्यू को मेरे को एम्पियर के टर्म में लिखना है, तो यहाँ से देखिए क्यू इक्वल टू आई टी था ना, समझ गए। एक मिनट भाई, ये फ़ोन जो है ना उसको थोड़ा साइलेंट में करता हूँ मैं। देखिए ये जो वोल्टेज का आपने डायमेंशन फॉर्मूला लिखा ना भाई, यहाँ पे Q को Q की जगह इस तरीके से लिखना पड़ेगा, यानी Q इक्वल टू हम लोग 80 लिख सकते हैं। तो इस Q को मैं यहाँ से मिटा करके 80 लिख देता हूँ, यानी एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है। तो भाई इस वोल्टेज की जगह मैं ये वाला वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, m इंटू एल स्क्वायर, और t का पावर -2 है ना, इसको भी नीचे ले आते हैं, क्या दिक्कत है ना भाई। तो ये हो जाएगा t का पावर 2 और पहले से a इंटू टी है यहाँ पे, और बाकी जो है सब हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं भाई। और ये सब भाई किसी किसी स्टूडेंट के लिए नया हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसको भी मिटा ही देते हैं ना, ठीक है। तो भाई C बराबर था Q अपॉन V, V का हम लोगों ने डायमेंशन फार्मूला निकाल लिया, ये वाला, इसको बस रीअरेंज करके लिख दिया यहाँ पे, एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी का पावर 2 इंटू ए इंटू टी। तो भाई यहाँ पे एक और टी है ना ये, तो ये 3 बना दीजिए इसको सीधे सीधे, टी का पावर 3 हो जाएगा, ये एक टी को यहाँ से मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है। और इसका पावर जो होगा 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब भाई ये ऊपर चला जाएगा और ये वैसे का वैसे रहेगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, a इंटू टी का पावर 4, और ये एक और a है ना, तो a का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। और t का पावर 4 डिवाइडेड बाय m इंटू एल स्क्वायर। अब देखते हैं कौन सा मैच कर रहा भाई, ऑप्शन बी एक तरीके से आपका मैच कर जाएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। और ये बिल्कुल सही है भाई, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द वोल्टेज ऑफ अ बैटरी कनेक्टेड टू अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए हम लोगों को पता है कि भाई कैपेसिटेंस का फार्मूला, जैसे अगर फार्मूला की बात करें भाई, जैसे पैरेलल प्लेट की बात करें भाई, इसमें 2 प्लेट होते हैं ना, इस तरीके से पैरेलल 2 प्लेट लगे होते हैं भाई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, है ना, इस तरीके से। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके से बैटरी से कनेक्ट करते हैं, और इनके बीच में एयर एज अ डाइलेक्ट्रिक या फिर भाई कुछ भी हो सकता है, माइका, रबर, पेपर, कुछ भी हो सकता है। तो जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का मैंने बताया भाई एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, कोई भी कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके प्लेट के एरिया के ऊपर भाई, समझ गए। यानी जितना बड़ा प्लेट होगा वो उतना ही ज़्यादा एरिया, यानी उतना ही ज़्यादा चार्ज एक तरीके से वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है भाई, क्योंकि चार्ज का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भाई। तो जितना बड़ा प्लेट होगा उसमें उतना ही ज़्यादा एटम होंगे भाई, और जितना एटम होगा उसमें उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर हो गया ना। तो सी जो होता है डायरेक्टली एरिया के ऊपर, और जो सी होता है भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के ऊपर, यानी ये 2 प्लेट के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है भाई, ठीक है। ये दोनों प्लेट जो रखे हैं इनके बीच में गैपिंग है ना कुछ सेपरेशन डिस्टेंस है, समझे। तो डिस्टेंस बढ़ा दिए तो कैपेसिटेंस घट जाता है भाई। तो ये दोनों को एक साथ मर्ज करेंगे, यानी कैपेसिटेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया पे होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के ऊपर होता है। जब प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है भाई, इसको हम बोलते हैं ई नॉट इंटू ई आर, एरिया अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। ये एक्चुअल फार्मूला है आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का। क्लियर हो गया। अब हम लोग इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे, सी इक्वल टू ई नॉट ई आर एरिया अपॉन डिस्टेंस। तो भाई क्वेश्चन में देखिए आपका यहाँ पे प्लेट का एरिया दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिस्टेंस दिया हुआ, सेपरेशन डिस्टेंस दिया हुआ भाई, ठीक है ना। और यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है, आपको यहाँ पे क्या बताना, व्हाट विल बी द वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज बताना भाई। तो देखिए वोल्टेज का फार्मूला क्या है, अभी कल ही देखा था, सी इक्वल टू था आपका Q अपॉन वी। तो यहाँ से भाई V निकल जाएगा ना हम लोग का, V इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन सी। इसका मतलब क्या, चार्ज तो दिया हुआ क्वेश्चन में 8 पिको कूलम, लेकिन भाई मेरे को यहाँ पे C चाहिए ना, तो C निकालने के लिए मुझे ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर हुआ। तो ये अप्लाई करते हैं भाई। तो देखिए क्योंकि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक एज एयर यूज़ किया गया है, तो ER तो आएगा नहीं भाई, क्योंकि एयर का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है 1 होता है, ठीक है। तो उसको हटा दिया यहाँ से। तो ई नोट का वैल्यू भी जस्ट पता था 8.854 इंटू 10⁻12 इंटू एरिया। एरिया किस में भाई, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो भाई इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करने क्या करना पड़ेगा, 100/100 से, यानी 100/100 से भागा देना पड़ेगा, ठीक है भाई। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, इसको 100 × 100 से ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं,
100 गुना 10⁻⁴ लिख सकते हैं ना। तो वही है कि भाई 6 गुना 10⁻⁴ ये मीटर स्क्वायर हो गया। और डिस्टेंस किस में है, मिलीमीटर में भाई, कल ही बताया था। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से भागा देना पड़ता है। 1000 से भागा देने का मतलब क्या है कि भाई ये हो जाएगा 10⁻3। ठीक है, तो इसको अब हम लोग को सॉल्व करना भाई। देखिए 10⁻⁴ और ये 10⁻3 काट दीजिए। अब ऊपर में क्या बचेगा, 10⁻1 बचेगा ही, है ना। तो उसको नीचे ले आइए भाई, यानी नीचे में 10 आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो नीचे में आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा भाई। और ऊपर में जैसा है वैसे 8.854 इंटू 10⁻12 और नीचे आ जाएगा आपका 20। इसको ऐसे रहने देते हैं। तो ये मेरा सी आ गया भाई। अब हम लोग को भाई v चाहिए, तो v इक्वल टू क्या, Q/c। तो Q का मान कितना है बताइए, Q का मान है आपका 8 पिको मतलब 10⁻12 भाई। ठीक है, और c का मान अभी जस्ट निकाला आपने 8.854 इंटू 10⁻12 और ये जो 20 है ये ऊपर चला के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10⁻12 कट जाएगा। अब बस इसको सॉल्व करना भाई, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 यानी 160 डिवाइडेड बाई 8.854। इसको जब आप सॉल्व करेंगे भाई तो यहाँ से आपका अप्रॉक्स जो है 3 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम लोग इसका भाई 3 वोल्ट आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है भाई। देखिए क्वेश्चन है कि भाई हम लोग के पास एक एमीटर है और ये एमीटर 0.5 एम्पीयर करंट रीड करके दे रहा है। ठीक है, और क्योंकि भाई एमीटर को हम लोग हमेशा सीरीज में लगाते हैं, तो आप समझिए भाई कि एक हम लोग पास अननोन रेजिस्टेंस है। इसको ऐसे दिखाते हैं भाई, ये मेरे पास एक अननोन रेजिस्टेंस है मान लेते हैं 8 ओम का। तो इसके सीरीज में हम लोगों ने एक एमीटर लगा रखा भाई, कोई दिक्कत। ये इस तरीके से सीरीज में एमीटर लगा रखा और ये करंट कितना नाप करके दे रहा है, 0.5 एम्पीयर का नाप के दे रहा है भाई। अब आगे क्वेश्चन बोलता है ना, वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है पैरेलल कनेक्ट करना। ठीक है भाई, यानी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोगों ने एक वोल्ट मीटर भी कनेक्ट करके रखा हुआ है और ये वोल्ट मीटर कितना बता रहा है भाई, 50 वोल्ट एक तरीके से बता रहा है। ठीक है, यानी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, 50 वोल्ट है भाई। तो आपसे पूछा क्या इस रेजिस्टेंस का वैल्यू बताइए। तो सीधी सी बात भाई, इस रेजिस्टेंस से कितना करंट होके जा रहा है ये हम लोग को पता है, 0.5 एम्पीयर। और इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ये भी पता है, यानी कोई भी रेजिस्टेंस है भाई इसके अंदर से कितना करंट फ्लो के जा रहा है ये पता है, और इसके क्रॉस वोल्टेज का ये पता है। तो भाई रेजिस्टेंस नहीं निकल जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेशियो ऑफ वोल्टेज अपॉन करंट। ठीक है, R = V/I। तो V मेरे को पता है 50, I मेरे को पता है 0.5, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 100 ओम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी remains the same when a layer of Teflon is inserted between the plate of a charged parallel plate capacitor। यानी मेरे पास यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है भाई। तो इस तरीके से इमेजिन कीजिए, एक पहला प्लेट हो गया और ये इसका दूसरा प्लेट हो गया और इनके बीच में भाई हम लोग का पहले मान लेते हैं एयर फिल किया हुआ था। ठीक है, तो एयर फिल किया होगा उसके हिसाब से क्या होगा, इसमें कैपेसिटेंस कितना होगा भाई, E0 इंटू ER का मान तो भाई 1 ही हो जाएगा, है ना। एरिया अपॉन डिस्टेंस, कोई दिक्कत। ये मेरा केस 1 का भाई एक तरीके से कैपेसिटेंस है। अब सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि भाई अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में टेफ्लॉन ऐड कर दे रहे हैं। नहीं टेफ्लॉन, क्योंकि भाई एक अपने आप में डाइलेक्ट्रिक होता है ना, समझ गए। यानी हम लोग इस बार क्या कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक ऐड कर रहे हैं। अब इस टेफ्लॉन का कुछ ना कुछ भाई रिलेटिव परमिटिविटी होगा कि नहीं होगा, बोलिए, समझ गए। ER वैल्यू होगा ना भाई। यानी सेकंड केस का अगर हम लोग देखें, केस 2 में C = हो जाएगा E0 इंटू ER एरिया अपॉन डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, अब इस टेफ्लॉन का कुछ वैल्यू होगा भाई, रिलेटिव परमिटिविटी का 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5। जैसे मान लो समझाने के लिए मैं आपको ये मान रहा हूँ, इसका भाई 2 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले के मुकाबले भाई दुगना हो जाएगा कैपेसिटेंस, समझ गए। क्योंकि पहले देखिए इतना था आपका, इसको मैं C1 मान लेता हूँ। ठीक है, तो सेकंड केस में क्या होगा, C = ये देखिए, इसको अरेंज करके लिखता हूँ। ER को आगे लिखते हैं, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा जो है ना नीचे लिखते हैं भाई। देखिए C = क्या हो जाएगा, ER इंटू E0 एरिया अपॉन डिस्टेंस। तो भाई ये देखिए, तो पहले वाले केस का ही तो कैपेसिटेंस है ना भाई, समझ गए। यानी इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, C1 लिख सकता हूँ भाई, पहले वाले केस में ही तो था। और ER का वैल्यू भी जस्ट समझाने के लिए 2 मान लिया भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे पहले के मुकाबले कैपेसिटेंस दुगना हो जाएगा जैसे ही आप टेफ्लॉन एक तरीके से ऐड करेंगे। लेकिन रियल में भाई टेफ्लॉन का कितना डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी तो हम लोग कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये तो बस समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी समझिए कि भाई जैसे हम लोग टेफ्लॉन ऐड करेंगे, अब ये समय मिटाता हूँ, तो भाई यहाँ पे एक टर्म आ जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी का, जिसके चलते आपका कैपेसिटेंस मेरा बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पहले समझिए। बोल रहा है विच क्वांटिटी विल रिमेन द सेम, यानी कौन सा क्वांटिटी इसमें सेम रहेगा भाई, चेंज नहीं होगा। तो कैपेसिटेंस तो भाई कभी होगा नहीं, क्योंकि कैपेसिटेंस अभी देख रहा है भाई डबल हो जा रहा है या फिर चेंज हो जाएगा, सीधी सी बात है।
अब बचा चार्ज, एनर्जी और पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा भाई कैपेसिटर के वर्किंग प्रिंसिपल पे आते हैं, काम कैसे करता है ये। देखिए हम लोग को पता है भाई कि जैसे ही आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया, वोल्टेज लगाने का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भाई, ठीक है। तो यहाँ से इस प्लेट में जितने भी एटम्स होंगे भाई, उस एटम के वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको एक तरीके खींचना स्टार्ट करें। फिर कहीं ये मेटल है तो मेटल में पहले से ही भाई क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। तो जैसे आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया, ठीक है, तो भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस प्लेट के अंदर भाई वो सारे के सारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे, अट्रैक्ट करेगा ना, ये खींचेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होगा। अब क्योंकि ये प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है भाई, इसका मतलब क्या, जिस एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा उसके ऊपर चार्ज आ गया होगा ना, पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। इसका मतलब क्या, ये पूरे पॉजिटिव, यानी इस पूरे प्लेट के ऊपर पॉजिटिव 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 चार्ज आ जाएगा। और बैटरी क्या कर रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन को खींच करके जबरदस्ती क्या कर रहा है भाई, इस वाले प्लेट में डाल रहा है, यानी यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, बाहर से इलेक्ट्रॉन डाला जा रहा है। इसका मतलब क्या, सारे के सारे एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नहीं पूरे प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इधर मेरा पॉजिटिव प्लेट बन गया, इधर मेरा नेगेटिव प्लेट बन गया। और अगर आप यहाँ पे देखें तो भाई, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट है नेगेटिव प्लेट, तो भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन बनेगा, है ना, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब जैसे ही आप इसमें भाई टेफ्लॉन ऐड कर रहे हैं, टेफ्लॉन का मतलब क्या, आप एक तरीके से भाई डाइलेक्ट्रिक ऐड कर रहे हैं। अब डाइलेक्ट्रिक का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसका पोलराइजेशन बोलते हैं भाई, ओके। अब पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जैसे मान लेते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई मेरा ऐसे बना हुआ, तो अगर आप इसमें कोई एटम रखेंगे या फिर मान लेते भाई डाइलेक्ट्रिक रख रहा है, तो डाइलेक्ट्रिक को मैं ऐसे दिखाता हूँ, जैसे ये मान लेते भाई मेरा डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या, जैसे टेफ्लॉन की बात करें, फिर बहुत सारे स्टूडेंट को टेफ्लॉन नहीं पता क्या होता है भाई, आप सीधे से समझिए ना, रबर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, रबर, माइका, ग्लास, पेपर, कुछ भी, ठीक है। तो भाई ये तो एटम से मिलकर बना होगा ना, जो पेपर है आपका वो तो एटम से मिलकर बना होगा। अब एटम के अंदर क्या है भाई, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। एटम ज़्यादातर तो न्यूट्रल होता है ना, जैसे अगर आप सोडियम की बात करें तो भाई जितना इसमें, जैसे 11 होता है ना एटॉमिक नंबर, मतलब क्या है, इसमें प्रोटॉन 11 है तो भाई इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, यानी सारे के सारे जो एटम होते हैं न्यूट्रल होते हैं भाई। तो जैसे पेपर है, तो पेपर के अंदर भाई जितने भी एटम होंगे, बिलियंस ट्रिलियन जितने भी एटम होंगे भाई, सब क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे, यानी जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होगा। यानी एक एटम को अगर मुझे दिखाना हो सिंपल तरीके से, तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ कि भाई जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर हो गया, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज दिखाया तो एक नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब अपने आप में न्यूट्रल है। तो ये जो पेपर है भाई, इसको मैं दिखा देता हूँ भाई, इसमें बहुत सारे चार्ज हैं, सॉरी एटम है, तो भाई इस तरीके से प्लस माइनस सब में क्या है, सेम। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक नेगेटिव, यानी सारे सारे क्या है, न्यूट्रल है भाई, कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा कलर चेंज करते हैं भाई, यहाँ पे ग्रीन यूज करते हैं भाई। देखिए तो जैसे ही आप यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक ऐड कीजिएगा भाई, जैसे मैंने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक को दिखाया ना इस तरीके से, तो यहाँ पे मैं डाइलेक्ट्रिक को दिखाता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा हम लोग को, इसको हम लोग मिटाते हैं भाई। देखें पता नहीं कलर सही है या नहीं, फिर रेडी लेते हैं। देखिए ये हम लोग का भाई प्लेट था इस तरीके से, इसको और 3D डिज़ाइन करते हैं। देखिए ये हम लोग का भाई पैरेलल प्लेट है इस तरीके से, ओके। और जैसे ही आपने इसमें डाइलेक्ट्रिक ऐड किया, तो डाइलेक्ट्रिक को मैं वैसे दिखाऊंगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो क्योंकि भाई फर्स्ट केस में क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में देखना चार्ज्ड कैपेसिटर है, मतलब ये पहले से ही भाई चार्ज्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव है नेगेटिव, इसका मतलब क्या, ये सारे सारे इलेक्ट्रॉन खींच लिया होगा, यानी इस पे पहले से पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये प्लेट नेगेटिव 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 चार्ज होगा भाई, ठीक है। तो जैसे आप डाइलेक्ट्रिक डालेंगे ना इसमें, तो डाइलेक्ट्रिक डालते ही क्या होता है भाई, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, तो भाई जो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेगेटिव वाला हिस्सा है ना भाई, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है भाई। क्लियर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे देखिए, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा, ये जो पॉजिटिव प्लेट है ना इधर, इसकी तरफ सारे के सारे नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएंगे भाई, ठीक है। और जो नेगेटिव प्लेट है उस साइड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाला एक तरीके से चला जाएगा, ठीक है। इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, समझ, इसको पोलराइजेशन बोलते हैं भाई। यानी जो पेपर है भाई, पेपर के अंदर जो एटम्स हैं, फिर जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके ओरिएंटेशन में फ्लिप होता है भाई, यानी फ्लिप कर जाते हैं, ठीक है। जो नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव तरफ आ जाता है, जो पॉजिटिव हो नेगेटिव तरफ आ जाता है, कोई दिक्कत। तो इस चीज़ को आप समझिए भाई, इसी को हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं। तो समझिए जब यहाँ पे भाई कोई भी हम लोगों ने टेफ्लॉन नहीं ऐड किया था, या फिर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था, तो भाई हम लोग का ये पॉजिटिव प्लेट
और ये नेगेटिव नेगेटिव प्लेट था भाई। तो यहाँ पे हम लोग का क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था भाई, इस डायरेक्शन में था, है ना। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड था पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ। तो अभी भी दिखा देता भाई, क्योंकि अभी भी मेरा जो प्लेट है उसके ऊपर अभी पॉजिटिव चार्ज है, अभी भी इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ऐसे बनेगा। लेकिन जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक ऐड किया भाई, तो डाइलेक्ट्रिक के चलते देखिए, इसको मैं एक ही लेयर में दिखाता हूँ, 2 लेयर में आप कंफ्यूज हो जाइएगा, एक ही लेयर में दिखाते हैं भाई। देखिए जैसे आपने डाइलेक्ट्रिक ऐड किया ना, तो भाई यहाँ पे देखिए, इधर मेरा नेगेटिव, इधर मेरा पॉजिटिव, इधर मेरा नेगेटिव, इधर मेरा पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसके अंदर इटसेल्फ क्या हो रखा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रखा है भाई। इसको ऐसे देखिए, इधर मेरा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यानी जितने भी मॉलिक्यूल्स थे भाई, उसका जो नेगेटिव वाला हिस्सा था इधर मुड़ गया, और जो पॉजिटिव था इसके अंदर भी देखिए ना, इस तरीके से भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। एक तो प्लेट के चलते भाई, जो प्लेट के ऊपर चार्ज है उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है ना, इस डायरेक्शन में, और एक अंदर में जो पोलराइजेशन के चलते भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो इस डायरेक्शन बना, यानी और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है भाई। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा भाई, ठीक है, पहले के मुकाबले। यानी जब हम लोगों ने कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं ऐड किया था तो उसके मुकाबले भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया भाई, तो समझिए कि यहाँ पे इस प्लेट का जो पोटेंशियल है, क्योंकि भाई पोटेंशियल का मतलब क्या था, V इक्वल टू क्या होता है, W/Q, मतलब एक यूनिट चार्ज को भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो भी आप वर्क डन कर रहे हैं, समझ गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कम हो गया, इसका मतलब पोटेंशियल मेरा कम हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर हुआ। उसके बाद अगर हम लोग एनर्जी ऑफ कैपेसिटी, या फिर ऐसा समझिए ना, ऐसे नहीं समझ में आ रहा भाई, इतना अगर आपको नहीं पता इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, तो आप सीधे से समझिए कि भाई देखिए फॉर्मूला से ही समझिए कि भाई जैसे ही आपने इस कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाला, तो भाई कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, E0 ER एरिया अपॉन डिस्टेंस, ठीक है भाई। तो क्योंकि ये बढ़ गया, ER बढ़ गया भाई, तो इसकी कैपेसिटेंस बढ़ गया। अब हम लोग ये फार्मूला पता है ना, C इक्वल टू क्या होता है, Q/V। अब समझिए, क्योंकि भाई ER बढ़ने का मतलब क्या है, इसमें चार्ज स्टोर करने का एबिलिटी बढ़ गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया, इसमें मतलब क्या, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज ये बढ़ा चुका है भाई, यानी इसमें आप ज़्यादा चार्ज एक तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आप समझिए, ये भी तो हम लोग को फार्मूला पता है कि भाई जब कैपेसिटेंस बढ़ता है तो भाई इसका पोटेंशियल कम हो जाता है, यानी इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। क्यों फॉल हो रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इसको अपोज करने के लिए अंदर में इटसेल्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुका है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। तो भाई सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ही होता है वोल्टेज, यानी जब भी कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो भाई यहाँ पे वोल्टेज मेरा कमेगा, समझ गए, क्योंकि इन्वर्सली है ना दोनों। तो क्लियर हो गया होगा कि भाई जैसे हम लोग एक तरीके का डाइलेक्ट्रिक डालेंगे दो प्लेट के बीच में, तो भाई पोटेंशियल मेरा गिर जाएगा, ठीक है, यानी ये भी चेंज होगा, ये चेंज हो जाएगा भाई। कैपेसिटेंस भी चेंज हो गया, क्योंकि कैपेसिटेंस पहले के मुकाबले बढ़ गया। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्या रिमेन सेम रहेगा, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस मेरा बढ़ गया, नहीं चेंज हो जा रहा है, पोटेंशियल भी चेंज हो जा रहा है भाई। और अगर हम लोग एनर्जी की बात करें, कैपेसिटर में जो स्टोर एनर्जी होता है क्या होता है भाई, बताइए, हाफ CV² होता है ना, हाफ CV²। तो समझिए भाई C मेरा चेंज हो गया, अब C भाई मान लेते हैं बढ़ रहा है और ये मेरा घट रहा है भाई, लेकिन क्योंकि वोल्टेज जो है स्क्वायर के हिसाब से घट रहा है। जैसे भाई मान लेते हैं एनर्जी का फार्मूला ये होता है हाफ C/V होता है, तो भाई जिस रेशियो से ये गिरता उतना उस रेशियो से बढ़ जाता है, नहीं रिमेन कांस्टेंट रहा। लेकिन भाई यहाँ पे वोल्टेज क्या है, स्क्वायर के हिसाब से गिर रहा है ना, इसका मतलब क्या, वोल्टेज का स्क्वायर डोमिनेट कर जाएगा यहाँ पे, यानी एनर्जी अभी कांस्टेंट नहीं रहेगा भाई पहले के मुकाबले। तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ चार्ज भाई, ठीक है, यानी चार्ज आपका रिमेन कांस्टेंट रहता है, ठीक है भाई, जब आप एक डाइलेक्ट्रिक बाहर से डाल दे रहे हैं इसमें। तो क्योंकि भाई देखिए फर्स्ट केस में जो भी बैटरी का ताकत होगा भाई उसके हिसाब से क्या हो गया, पूरा इलेक्ट्रॉन खींच करके इस वाले प्लेट में दे दिया होगा, यानी जो पोटेंशियल भाई मान लो 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट इसके क्रॉस आ गया होगा, है ना, प्लेट में भी भाई 10 वोल्ट आ गया होगा ना। लेकिन जैसे आपने डाइलेक्ट्रिक डाला भाई, तो डाइलेक्ट्रिक डालने का मतलब क्या, ऐसा थोड़ा ना भाई और इलेक्ट्रॉन को खींच के इस साइड में डाल दिया, नहीं भाई, चार्ज जितना था पहले उतना ही था अभी भी। क्लियर हुआ, ऐसे इसको समझिए आप। तो ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कैपेसिटर हो जाएगा भाई, अभी जस्ट अब उन्होंने देखा चार्ज के रूप में स्टोर करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना भाई। तो ये दोनों सीरीज में है, तो सबसे पहले इसका देखिए क्या हो जाएगा, सीरीज में बताया था पैरेलल वाला फार्मूला चलता है, यानी 20 गुना 30 बटा 20 प्लस 30 यानी 50 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 4 जा 20, ठीक है, यानी 5 4 जा, ठीक है भाई। तो कितना हो जाएगा, चढ़ती है 12, यानी 12 माइक्रोफराड हो गया इसका। और ये दोनों पैरेलल में, इसका मैं लिख दे रहा हूँ 12 माइक्रोफराड, और ये दोनों आपस में पैरेलल, दोनों ऐड हो जाएंगे भाई। तो 12 प्लस 20 करेंगे कितना हो जाएगा बताइए, 32 हो जाएगा भाई, ठीक है, 32 माइक्रोफराड। और 32 माइक्रोफराड के सीरीज में ये सब है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 32 माइक्रोफराड के सीरीज में, सीरीज का मतलब क्या, ये बाकी सीरीज में है ना भाई, ठीक है। इसका मतलब क्या, हम लोग ये फार्मूला पढ़े, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, 1/32
प्लस 1/10, इधर 10 है इधर 10 है ना भाई, या फिर इसको ऐसे कर लिए दोनों सीरीज़ में भाई, तो 10 × 10 कितना हो जाएगा आपका, मतलब ये सीरीज़ में ना तो भाई इसका आधा हो जाएगा, 5 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आप फिर कर लिए 3205 फिर सीरीज़ में है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते नहीं तो फिर आप ऐसे भी कर लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं, तो सॉल्व करना पड़ेगा एलसीएम ले करके, समझ में आया। तो बेटर है कि भाई ये दोनों का पहले निकाल लीजिए इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसका कितना आएगा 10/2 यानी 5 आ जाएगा भाई, और 5 फिर 32 के सीरीज़ में हो जाएगा, यानी 32 × 5/32 + 5 यानी 37 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। तो डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ भाई कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का भाई आ जाएगा आपका B फॉर बॉल, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है विच पार्टिकल एक्ट एज अ करंट कैरियर इन मेटालिक कंडक्टर। तो भाई मेटल्स के अंदर जो करंट कंडक्शन के लिए होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका सिर्फ इलेक्ट्रॉन भाई, ठीक है। कल भी मैंने आपको समझाया था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको हम लोग साइड करते हैं और कलर थोड़ा चेंज करते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ कंडक्टेंस भाई। तो कंडक्टेंस का आपको यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला बताना है। तो भाई हम लोग रेजिस्टेंस का भी जस्ट निकालना सीखा इसी सेशन में, तो उसका बस रेसिप्रोकल कर लेंगे भाई, ठीक है ना। तो अभी अगर रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस की अगर बात करें भाई, R इक्वल टू क्या था V/I था भाई। वोल्टेज का हम लोग निकाला था, V इक्वल टू क्या था आपका फोर्स W/Q, W की जगह हम लोग ने क्या लिखा था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन Q, और फोर्स का भाई हम लोग ने मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू D, और ये था Q। तो अब इसको एक तरीके से करते हैं, मास का हो जाएगा m, एक्सेलरेशन का हो जाएगा मीटर, मीटर यानी L, सेकेंड स्क्वायर यानी -2, और एक और D यानी L हो जाएगा, और ये हो जाएगा Q, ठीक है। तो Q को यहाँ पे देखिए I के टर्म में लिखा है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू होता है Q/T। तो भाई Q की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ I × T, यानी इस Q को मिटा करके I × T लिख देता हूँ भाई, ये हो जाएगा I × T, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं भाई, यानी यहाँ से ओवरऑल कितना आ जाएगा m, ये 2L है ना, तो L², और ये T ऊपर चला जाएगा भाई, है ना, तो ये क्या हो जाएगा T का पावर -3, और नीचे हो जाएगा आपका I को ऊपर लेके जाएंगे तो भाई I का पावर -1 हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये मेरे पास यहाँ से निकल गया वोल्टेज। तो वोल्टेज को लिखते हैं भाई m L² T का पावर -3 I का पावर -1, और नीचे में एक I है तो इस I को भी ऊपर लेके जाएंगे तो भाई क्या हो जाएगा I का पावर मतलब ये -² हो जाएगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का आएगा भाई। अब यहाँ पे पूछा क्या कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस क्या होता है 1/R होता है भाई, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/R, R का भाई यहाँ पे m L² T का पावर -2 I का पावर -2, तो भाई सबको ऊपर लेके जाइए, m को ऊपर ले जाए तो m का पावर -1, L का पावर -2, T का पावर 2 हो जाएगा, और I का पावर 2 हो जाएगा भाई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हम लोग का, एक मिनट, I का पावर यहाँ पे T का पावर -3 है ना भाई, -3 है ये, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो भाई 3 हो जाएगा, तो इसका C फॉर कैट हो जाएगा भाई, ठीक है। देखते हैं 62 का, बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं, बोलता है द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन। तो भाई टंगस्टन का ही क्यों बनाते हैं, तो सीधी सी बात है भाई, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई होता है, क्योंकि जो फिलामेंट लैंप होता है काफ़ी हीट होता है ना, गर्म होता है भाई, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं रहेगा तो भाई मेल्ट कर जाएगा वो, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब क्वेश्चन जो है कुछ रिपीटेड है भाई। यहाँ पे बोलता है आइडियल करंट सोर्स है, तो कल ही समझाया था भाई, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए वो, लेकिन यहाँ पे कंडक्टेंस के रूप में बोला है भाई। देखिए क्वेश्चन घुमा दिया है, तो आप समझिए कि भाई कल वाले सेशन में मैंने आपको बताया था कि भाई जो करंट सोर्स होते हैं इसका अपना इस तरीके से पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस लगा होता है भाई, ठीक है। तो आइडियल केस में हम लोग चाहते हैं भाई कि सारा, जैसे हमारा 5 एम्पीयर का ही सोर्स है, तो हम लोग चाहते हैं भाई सारा का सारा करंट कहाँ पहुँचे, इस लोड के पास पहुँचे भाई, ठीक है। हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे भाई इधर करंट जाए इस वाले ब्रांच में, ठीक है। इधर वाले करंट इस वाले ब्रांच में नहीं, जो इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाई इधर हम लोग 0 करंट चाहते हैं भाई, सारा का सारा 5 एम्पीयर लोड के पास चाहते हैं। तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट का मतलब क्या, ओपन सर्किट भाई, ठीक है। तो इसी को कंडक्टेंस के रूप में आप एक्सप्लेन कीजिए भाई, क्योंकि आइडियल पूछा है ना, तो समझिए आइडियल केस में जो रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट होता है, तो भाई कंडक्टेंस क्या होता है 1/R होता है ना, समझ गए बात को। तो 1/∞ क्या होता है 0 के बराबर भाई, समझ गए। वैसे भी समझिए ना भाई कि अगर इधर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, इसका मतलब क्या, इधर कंडक्टेंस क्या होगा, एक तरीके से 0 होगा भाई। भाई कोई करंट ही नहीं आएगा ना इधर, समझ गए, कोई करंट नहीं आ रहा, मतलब क्या कंडक्शन 0 है भाई, तो ऐसे ही समझिए।
ठीक है, क्या हो जाएगा, एन आइडियल करंट सोर्स हैज अ जीरो, तो जीरो क्या होता है, इंटरनल कंडक्टेंस होगा भाई जीरो, ठीक है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस अगर मार दिया ना आपने तो भाई ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो किस में होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स में होता है। और इंटरनल जीरो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि भाई इधर शॉर्ट सर्किट है, शॉर्टेड पाथ का ही तो भाई जीरो होता है, और इधर अगर आपने शॉर्ट कर दिया मतलब सारा 5 एम्पीयर करंट यहीं से फ्लो हो जाएगा, लोड के पास जाएगा नहीं भाई, क्योंकि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ है, फिर कहीं लो इम्पिडेंस पाथ फॉलो करता है भाई, ठीक है। तो वही चीज़ है भाई कि पूरा फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपका, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई आपको यहाँ पे V और I का वैल्यू दिया हुआ है, आपको यहाँ पे क्या बताना है, R बताना भाई, ठीक है। तो R इक्वल टू होता है V अपॉन I, तो भाई दोनों नेगेटिव में है, V कितना है -8.9, I कितना भाई -3.4, तो माइनस माइनस कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। और ये क्योंकि भाई मिली एम्पियर है ना, 10 का पावर -3 है यहाँ पे, तो भाई इसको ऊपर भेज दीजिए, तो भाई क्या हो जाएगा आपका, ये 1000 बन जाएगा, 1000 के जाए क्या हो जाएगा, किलो ले लेगा, ठीक है। 1000 ना लिख के इसको के लिख सकता हूँ ना भाई, समझ गए, किलो, उसको काट लीजिए आप, ठीक है, इसको काटिए, जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कितने बार में जाएगा, 35 दूनी 70, यानी 2 बार में आएगा, यानी 2.61 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट अ पॉइंट, तो भाई केसीएल है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो करंट मिलता है अलजेब्रिक सम उसका क्या होता है, जीरो होता है हमेशा, ठीक है ना, C4 कैट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई किलोवाट आवर, तो भाई किसका होता है, एनर्जी का होता है, कल ही बताया था मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द बोथ रजिस्टर, यानी यहाँ पे आपको करंट बताना भाई, तो देखिए कैसे बनेगा, यानी I1 और I2 का वैल्यू बताना है यहाँ पे। तो भाई सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग भाई 10 वोल्ट सोर्स को लेके चल रहे हैं, तो भाई शॉर्टेड हो जाएगा, इसको आप यहाँ पे शॉर्ट कर लीजिए, ठीक है। और क्योंकि प्लस माइनस के हिसाब से करंट आप यहाँ से निकलेगा इस तरीके से, तो भाई क्योंकि ऑलरेडी इधर से जो करंट आ रहा है एम्पीयर, ये इसको ऑलरेडी शॉर्टेड पाथ मिला हुआ है, यानी इस वाले में नहीं जाएगा भाई, इधर कोई करंट नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या, ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल सीरीज सर्किट बनेगा। तो भाई इधर से करंट कितना निकला बताइए, जो करंट यहाँ से निकला वही करंट क्या हो जाएगा आपका, इस 20 ओम रजिस्टर से भी होके जाएगा, ठीक है। यानी जो I होगा वही आपका I2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बताइए, वोल्टेज यानी 10 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 20, तो कितना हो जाएगा 1/2 यानी 0.5, क्लियर हुआ। यानी अभी जो है इस 20 ओम के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपका 0.5 एम्पीयर, किसके चलते, 10 वोल्ट सोर्स के चलते भाई, कोई दिक्कत। अब हम लोग सेकंड केस में आते हैं, सेकंड केस में आते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ भाई 10 वोल्ट सोर्स के चलते जो I2 है ये आपका 0.5 एम्पीयर, और इसका जो डायरेक्शन है ये इस तरीके से, इस डायरेक्शन में भाई, इधर से तो आ रहा था। अब सेकंड केस इस बार लेके चलेंगे भाई, इसको शॉर्ट करेंगे, इसको शॉर्ट कर दीजिए आप, इसको जैसे शॉर्ट करेंगे मतलब क्या, ये नेटवर्क कुछ इस तरीके का भाई, दोनों पैरेलल में है ना भाई रजिस्टर, समझ में आया, ये दोनों पैरेलल में, यहाँ पे 20 वोल्ट लगा हुआ है और यहाँ पे आपका 20 ओम है, तो भाई पूरा 20 वोल्ट क्या हो जाएगा, इस 20 ओम के क्रॉस आ जाएगा, है ना। इसका मतलब कहते जो करंट आएगा कितना हो जाएगा, I इक्वल टू V अपॉन R, यानी 20/20 करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा 1 एम्पीयर, क्लियर हुआ भाई। तो समझिए कि भाई ये जो 20 ओम है इस रेजिस्टेंस में इस 10 वोल्ट के चलते जो करंट आ रहा है ये आपका 0.5 एम्पीयर, और इस 20 वोल्ट के चलते जो करंट आ रहा है वो आपका 1 एम्पीयर, और दोनों का डायरेक्शन सेम ही रहेगा, क्योंकि भाई ये भी प्लस माइनस ही है ना। तो भाई देखिए यहाँ से जो करंट जाएगी इधर जाएगी, लेकिन इधर इसी डायरेक्शन में रहेगा, इसके चलते भी जो डायरेक्शन आता है वो भी इसी डायरेक्शन, दोनों करंट ऐड हो जाएंगे भाई। तो 1 एम्पीयर और 0.5 एम्पीयर यानी कितना हो जाएगा 1.5 एम्पीयर भाई, कोई दिक्कत। यानी हम लोगों ने I2 का वैल्यू निकाल दिया 1.5 एम्पीयर। अब आते हैं भाई इस I1 के लिए, तो जब हम लोगों ने 10 वोल्ट का सोर्स लेके चला था तो भाई ये डेड था, ये सॉरी ये शॉर्टेड था, डेड का मतलब शॉर्टेड, यानी सारा का सारा जो करंट था भाई इधर से ये इसी ब्रांच से होके जा रहा था, यानी 10 वोल्ट के चलते इसमें कोई भी करंट नहीं आएगा भाई, समझ में आया, क्योंकि भाई शॉर्टेड पाथ ऑलरेडी मिला हुआ ना, इसमें कोई भी करंट नहीं आएगा भाई, समझे। तो इस 10 वोल्ट के चलते इस 10 ओम में भाई कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग को 20 वोल्ट के चलते देखना है, तो 20 वोल्ट के चलते देखते हैं भाई, इसको शॉर्ट कीजिए पहले आप, इसको जब आप शॉर्ट कर देंगे तो सीधी सी बात है पूरा का पूरा वोल्टेज इसके क्रॉस कितना आ जाएगा, पैरेलल है दोनों, तो भाई 20 वोल्ट आ जाएगा इसके क्रॉस, और 10 ओम का रेजिस्टेंस, तो भाई करंट कितना आ जाएगा, I1 कितना आ जाएगा बताइए, I1 इक्वल टू V कितना है 20/10, यानी कितना हो जाएगा 2 एम्पीयर, समझ गए। तो भाई I1 हो जाएगा आपका 2 एम्पीयर, और जो I2 होगा वो आपका 1.5 एम्पीयर हो जाएगा, यानी B फॉर बॉल इसका राइट आंसर होगा भाई। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए
क्वेश्चन नंबर है आपका 69। यहाँ पे क्या बोल रहा है, करंट बताना भाई। करंट कहाँ का बताना है, जो मेन सोर्स से जो निकल रहा है वो। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, आर इक्वलेंट निकालना पड़ेगा। तो भाई देखिए 4 पैरेलल 4 यानी इसका जो होगा आपका 2 आ जाएगा 2 ओम, ये दोनों सीरीज में है यानी ये 2 ओम हो जाएगा, और ये 2 ओम और ये 2 ओम आपस में पैरेलल में, यानी इसका कितना हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा भाई, है ना। यानी इस पूरे रेजिस्टेंस का इधर का 1 ओम आएगा, और ये सारे सारे सीरीज में हो जाएंगे। 3 + 3 + 1 यानी कितना हो जाएगा 7 ओम। ठीक है भाई, टोटल आर इक्वलेंट आ गया 7 ओम। तो करंट आ जाएगा आई इक्वल टू वी, वी कितना है 30 और रेजिस्टेंस कितना है 7, तो कितना होगा 7 4 28 यानी 4 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। ठीक है ना, एग्जाम में पूरा सॉल्व नहीं करना, बस 4 पॉइंट समथिंग आया मतलब बस ऑप्शन के हिसाब से चलिए आप। ठीक है भाई, स्पीड आपको फास्ट रखना है। C4 कैट हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। और ये नेटवर्क दिया भाई, तो ये सीरीज नेटवर्क है भाई, है ना। तो क्या हो जाएगा R1 + R2 + R डॉट 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 RN, है ना। तो D4 डॉग हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं भाई नेक्स्ट। देखें क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो भाई अब ये जो है ना, आपको ये सब थोड़ा याद करना पड़ेगा। देखिए जो हम लोग का फोर्स होता है भाई, ये एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी है। कि फोर्स का क्या होता है, फोर्स का क्या है भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन, समझ में आया। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है फोर्स का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भाई ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। बाकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, फिर ये इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भाई, ठीक है ना भाई। ठीक है, ये सारे वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी, डेंसिटी भी भाई एक तरीके से आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर पूछा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है सब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर होगा, ठीक है। इसलिए भाई आप पहले जो है ना सिलेबस पहले कंप्लीट कीजिए। सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो भाई ये सब समझने में दिक्कत नहीं होगा आप, क्योंकि यहाँ पे क्या समझाऊँ मैं आपको, पॉसिबल ही नहीं है कुछ। अगला क्वेश्चन देखिए भाई कि 40 वॉट का एक बल्ब है, सीरीज में कनेक्टेड है विथ अ रूम हीटर। अब बोलता है भाई कि इस 40 बल्ब को हम लोग हटा करके क्या कर रहे हैं, 100 वाट का एक बल्ब लगा दे रहे हैं हीटर के सीरीज में। तो भाई हीटर का आउटपुट पे क्या असर होगा। यानी केस 1 में देखिए, केस 1 में भाई एक मान लेते हैं मेरा बल्ब है, तो बल्ब को हम लोग कुछ ऐसे दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं भाई, ठीक है। ये मेरा एक बल्ब है और इस बल्ब के सीरीज में एक हीटर लगा हुआ भाई, और ये जो बल्ब है भी 40 वोल्ट का लगा हुआ है और ये सीरीज में भाई, ठीक है। यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, जो भी सप्लाई वोल्टेज होगा, उसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, V वोल्ट मान लेते हैं। और ये जो हीटर का जो रेजिस्टेंस होगा भाई मान लेते हैं R ओम का है, कोई दिक्कत। तो समझिए कल ही मैंने आपको समझाया था भाई कि सीरीज सर्किट में यहाँ पे वोल्टेज V1 होगा, यहाँ पे वोल्टेज V2, यानी वोल्टेज डिवाइड होता है भाई। और मैंने आपको बताया था कि भाई किस कॉम्पोनेंट के पास, किस डिवाइस के पास सबसे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा सीरीज में। तो बताया था भाई कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी भाई। यहाँ पे अगर V1 की बात करें, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा I × R1, तो भाई। और यहाँ पे V2 की बात करें तो V2 क्या हो जाएगा I × R2। तो सीधी सी बात है भाई, दोनों में तो करंट सेम है आपका, लेकिन रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पे पावर भी उतना ही ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि पावर का बताया था मैंने आपको। अगर P1 की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका V1 × I, और P2 की बात करें तो भाई क्या हो जाएगा V2 × I। समझ गए, दोनों जगह करंट सेम है। इसका तो पावर किस पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज के ऊपर। जिसके पास जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके पास उतना ही पावर होगा, और जिसके पास जितना ज़्यादा पावर होगा भाई वो उतना ही ज़्यादा हीट पैदा करेगा। जैसे हीटर को अगर ज़्यादा पावर मिलता है तो ज़्यादा हीट देगा वो, अगर बल्ब को ज़्यादा पावर मिल रहा है भाई तो सीधी ज़्यादा ग्लो करेगा वो, समझ गए। तो समझिए कि भाई कल मैंने आपको रिलेशन बताया था कि भाई जो रेजिस्टेंस होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पावर के ऊपर। तो अगर किसी का पावर कम है भाई तो सीधी सी बात है आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा। और रेजिस्टेंस ज़्यादा है इसका मतलब क्या कि भाई वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया ना। क्लियर हो गया। यानी इस केस में ज़्यादातर पावर कौन खाएगा आपका, ये बल्ब के पास जाएगा भाई। अब सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस में क्या बोला भाई, इस 40 वाट बल्ब को रिप्लेस करके आप क्या कीजिए, इस बार आप 100 वाट का बल्ब लगाइए भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सेकंड केस में, केस 2 में भाई आपका जो बल्ब का रेजिस्टेंस होगा इन्वर्सली पावर के ऊपर, इस बार पावर मेरा बढ़ गया भाई पहले के मुकाबले। पहले 40 वाट था लेकिन अभी 100 वाट है, तो पावर बढ़ गया, इसमें रेजिस्टेंस घट जाएगा। और रेजिस्टेंस अगर घट गया भाई इस बार, तो भाई सीधी सी बात है इस बल्ब के क्रॉस जब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था वो भी कम हो जाएगा। और वोल्टेज ड्रॉप अगर कम हो गया, और क्योंकि भाई समझिए इस चीज़ को समझिए भाई आप, यहाँ पे जो वोल्टेज है तो कांस्टेंट है भाई। तो अगर पहले के मुकाबले भाई अगर यहाँ का वोल्टेज कम गया तो रिमेनिंग जो वोल्टेज होगा वो कहाँ चला जाएगा, हीटर के पास चला जाएगा भाई। क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूँ उसको। क्योंकि वोल्टेज तो भाई जो नेट वोल्टेज है भाई मान लेते आपने यहाँ पे 100 वोल्ट लगाया था, फर्स्ट केस में मान लेते भाई यहाँ पे ये 60 वोल्ट था और 40 वोल्ट इसके पास जा रहा था हीटर के पास। अब क्या हुआ कि भाई आपने
पावर बढ़ा दिया बल्ब का, इसका मतलब यहाँ पे अब कभी भी 60 वोल्ट नहीं ड्रॉप होगा भाई, 60 वोल्ट से कम होगा। मान लीजिए इस बार 40 वोल्ट ही ड्रॉप हो रहा है, ऐसा होता क्या रिमेनिंग जो वोल्टेज होगा 100 में से 40 से खा गया तो भाई रिमेनिंग 60 जो बचेगा ये खाएगा, यानी इस बार हीटर का जो आउटपुट होगा वो बढ़ जाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, पावर एक तरीके से बढ़ जाएगा, पावर इसको ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब क्या ये ज़्यादा एक तरीके से आउटपुट देगा भाई, यानी ज़्यादा एक तरीके से हीट देगा आपको। क्लियर हुआ, तो इसका D4 डॉग हो जाए इंक्रीज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि भाई 2 वायर है A और B, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भाई सेम है, ठीक है, यानी और ये दोनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं, यानी देखिए रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है रो L अपॉन एरिया, ठीक है भाई, तो एरिया दोनों वायर का सेम है और आपका रो का मान भी दोनों का सेम है और RA और RG का वैल्यू दिया हुआ है, इसको B मान लेते हैं, RB का वैल्यू दिया हुआ है, तो बोलता है भाई लेंथ का भाई यहाँ पे रेशियो बताना, ठीक है, द नंबर ऑफ टाइम्स A इज लॉन्गर देन B, तो देखिए हम इसको ऐसे बनाते हैं रो LA अपॉन एरिया, ठीक है, और रेजिस्टेंस B की बात करें तो क्या हो जाएगा रो LB अपॉन एरिया, क्योंकि दोनों में एरिया सेम है ना इसलिए एरिया एरिया रख दिया, रो सेम है तो रो रहने दिया भाई। अब देखिए हम लोग यहाँ से क्या करते हैं रो बराबर रो कर लेते हैं भाई, तो यहाँ से रो का मान निकालिए, रो का मान क्या हो जाएगा बताइए RA इंटू एरिया, ठीक है, RA इंटू एरिया अपॉन LA इक्वल टू यहाँ से भाई रो का मान बताइए, रो का मान कितना आ जाएगा RB इंटू एरिया अपॉन LB, तो भाई देखिए एरिया दोनों का सेम है तो कट जाएगा, सही बात है। अब हम लोग यहाँ पे RA का वैल्यू डालते हैं, RA का वैल्यू कितना है 800 लिख दीजिए भाई बटा LA और RB का मान कितना है 100 बटा LB, तो ये यहाँ से काट देते हैं 8 बार में कट जाएगा, तो अगर यहाँ से निकालते इधर 1 बचेगा ना, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो भाई देखिए अगर हम लोग रेशियो निकालते हैं LA अपॉन LB का, ठीक है, LA अपॉन LB का, तो LA को इधर भेज दिया, LA अपॉन LB यानी 8 के बराबर आ जाएगा, यानी LA जो होगा भाई 8 टाइम्स LB के बराबर होगा, ठीक है, तो 8 गुना लेंथ में एक तरीके से अंतर रहेगा दोनों में। आगे बढ़ते हैं, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भाई R इक्वल टू रो L अपॉन एरिया होता है, तो उसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ D4 डॉग हो जाएगा, ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत है, ये फार्मूला पे आपका R इक्वल टू रो L अपॉन एरिया भाई, ठीक है, तो ये कि भाई एरिया जो होता है रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। और एक चीज़ समझिए, ये जो बेसिक क्वेश्चन है ना भाई ये सारे बना लेंगे, ठीक है, इसमें आपका कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन किस में है जो आपका कैपेसिटेंस वाला जो मैंने आपको समझाया भाई एक डाइलेक्ट्रिक फिल करने से क्या होगा, ठीक है, आपका ये जो हीटर वाला था अभी ये वाला जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया भाई कि एक सीरीज में 100 वाट का बल्ब लगाना तो हीटर का आउटपुट पे क्या होगा, ये पूरा मेन कंपटीशन है भाई आपका, ठीक है, तो आपको कंपटीशन क्रैक करना भाई तो आपको पूरा फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन तो भाई सब बना लेंगे ना यार, समझ गए। आप अभी कोई भी मॉक टेस्ट दीजिए बैठ करके या फिर कोई भी PYQ लगाइए, अब देखिए बिना पढ़े बिना रिवीजन किए भाई आपका 50 नंबर 60 नंबर ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन भाई अगर कट ऑफ जा रहा है 75 तो भाई आपका मान लो 60 नंबर आ रहा है तो भाई रिमेनिंग 15 नंबर लाने के लिए जो है ना आपका भाई हालत ख़राब हो जाएगा, इस 15 नंबर को और लाने के लिए भाई आपको सारा सिलेबस पढ़ना पड़ जाएगा। क्लियर हुआ, तो इस चीज़ को समझिए भाई आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा भाई अ हॉट वायर सप्लाई 100 किलो जूल इन 10 मिनट्स, मतलब हम लोग के पास हीटर है भाई, सीधी सी बात है, और ये कितना एनर्जी दे रहा है 10 मिनट में, एक तरीके से 100 किलो जूल, ठीक है भाई। देखिए एनर्जी के साथ टाइम क्यों आता है भाई, इसी से समझिए, जैसे अगर आप एनर्जी की बात करें तो भाई क्या है पावर इनटू टाइम, समझ गए, तो भाई या फिर इसको छोड़ते हैं ना, बस सिंपल समझिए फॉर्मूला होता है भाई एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम है, तो भाई पावर आप सॉरी एनर्जी दिया होगा 100 किलो का मतलब क्या होता है 1000, ठीक है, इसको जूल में कन्वर्ट कर लिया, टाइम दिया भाई 10 मिनट, तो भाई यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट रखिए, यानी हम लोग को इसको सेकंड में रखना होता ना, ठीक है, तो सेकंड में रखना मतलब 10 मिनट और इसको 60 से गुना करना पड़े, सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो पूछा क्या है यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, करंट आपका दिया हो, तो भाई स्पी को और तोड़ के लिख सकते हैं आप लोग, देखिए तो 100 गुना 1000 और पावर की जगह हम लोग वोल्टेज इंटू करंट लिख सकते हैं ना भाई, और ये जैसे है वैसे वैसे रहने देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपका देखिए करंट का वैल्यू दिया हुआ है, यानी करंट की जगह मैं 2 एम्पेयर लिख देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से वोल्टेज नहीं निकल जाएगा, V इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 गुना 1000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 दूनी 120 है ना, 120 और 1 0 और, ठीक है, तो ये कट जाएगा भाई, 2 0 कट जाएगा, यानी 1000/12 करना पड़ेगा, तो 1000/12 करेंगे तो उसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ
75 का बी आ जाएगा 83.33। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ द वोल्टेज चेंजेस इंस्टेंटली, मतलब तुरंत चेंज हो जा रहा है भाई, थ्रू अ रजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस इट। तो भाई देखिए रजिस्टर के अक्रॉस अगर वोल्टेज चेंज कर रहे हैं ना इंस्टेंटली, मतलब तुरंत वोल्टेज चेंज हो रहा है, तो भाई करंट भी आपका इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। ठीक है, समझ में आया, करंट भी आपका इंस्टेंटली चेंज हो जाएगा। लेकिन भाई अगर यहाँ पे रजिस्टर ना हो के इंडक्टर होता है भाई, तो इंडक्टर फिर क्या करता है, सडन चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है। इसका मतलब क्या, इंस्टेंटली अगर आप, मतलब ये वोल्टेज है ना भाई, देखिए कैपेसिटर को लेके चलता है भाई, कि कैपेसिटर क्या करता है, सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है। इसका मतलब क्या होगा, अगर कैपेसिटर होगा या फिर इंडक्टर होगा भाई, तो जिस इंस्टेंट से, यानी जितना जल्दी आपने करंट या फिर वोल्टेज चेंज किया उतना जल्दी भाई उसमें चेंज देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे रजिस्टर का जिक्र किया था, इसलिए रजिस्टर में क्या होता है, यहाँ पे कोई भी ऑपोजिशन नहीं होता भाई, जिस तरीके से आप वोल्टेज चेंज करेंगे उसी इंस्टेंट में आपका करंट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 77 बोल रहा है, यहाँ पे भाई आपको कैपेसिटेंस बताना है पैरेलल प्लेट का, और ये डाइलेक्ट्रिक भाई यहाँ पे एयर डाला हुआ है, यानी ई आर का वैल्यू 1 रहेगा। एरिया दिया हुआ है भाई, डिस्टेंस दिया हुआ है आपका, तो निकल जाएगा। C बराबर होता है ई नॉट का वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 इंटू एरिया कितना भाई 2 मीटर्स का, तो 2 रहने देते हैं। डिस्टेंस है ना, प्लेट का सेपरेशन डिस्टेंस कितना है 0.02 मीटर। ठीक है, तो इसको ऊपर लेके जाते हैं, कितना हो जाएगा आपका, ये 100 आ जाएगा। कोई दिक्कत, ये 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ से अगर इसको काटेंगे 10⁻−12 है ना, ये 10⁻−10 बचेगा भाई, तो आ जाएगा 8.854 इंटू 10⁻−10। ऑप्शन देखते हैं कोई है, C फॉर कैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मिनट भाई थोड़ा देखते हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। ठीक है भाई, सही चल रहा है सब चीज़। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई हम लोग को यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, और इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टर से पास हो रहे हैं 1 सेकंड में। आपको यहाँ पे क्या बताना है, करंट का वैल्यू बताना भाई। तो I इक्वल टू क्या होता है, Q/T। लेकिन भाई Q किस में होता है, कूलाम में होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए भाई, समझ गए ना। तो यहाँ पे सीधे बेसिक फॉर्मूला आती है, I इक्वल टू Q/T होता है। एक इसी को अगर Q को देखेंगे तो NE/T होता है भाई। ठीक है ना, कुछ नहीं पता ऐसे कर ली, लेकिन मैं आपको मैनुअली समझाऊंगा। हम लोग को पता है भाई कि 1 कूलाम जो चार्ज होता है ना भाई, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.624। एक मिनट इसको देख लेते हैं, इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ भाई, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलाम में। बिल्कुल सही भाई, 6.24 होता है, 6.24, 6.624 नहीं, 6.24 होता है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से मिटाते हैं, 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी 1 कूलाम चार्ज किसको बोलते हैं, जिसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पास होते हैं 1 सेकंड के अंदर। तो उसको फ्लिप करके लिखता हूँ भाई कि 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जो है 1 कूलाम चार्ज के बराबर होता है। तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन कितने के चार्ज के बराबर होगा, 1/6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो भाई मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन दिए हुए यहाँ पे, क्योंकि भाई इस इलेक्ट्रॉन को मेरे को क्या करना है, चार्ज में कन्वर्ट करना है ना, समझ गए। तो सीधे सीधे इतने इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधी सी बात है भाई। ठीक है, 12.5 इंटू 10⁻16 इतना कूलाम आएगा भाई। ठीक है, ये चार्ज में मैंने कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हुआ, काट देते हैं इसको, ये 10⁻16 है और ये 10⁻18 है। इसका मतलब क्या हुआ, इधर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 10⁻2 बचेगा भाई। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका 12.5 डिवाइडेड बाय 6.24 इंटू 100। तो अगर आप ये पॉइंट को यहाँ पे हटा देते तो भाई 100 कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 12.5 डिवाइडेड बाय 624। ठीक है, इतना आएगा आपका, ये कूलाम आ गया भाई। तो फार्मूला डाल देते हैं, I इक्वल टू था Q को हम लोग निकालिए 12.5 डिवाइड 624, और उसको T से डिवाइड करना है। T आपका क्या है 1 सेकंड, तो भाई डिवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं है ना, 1 से डिवाइड करने का मतलब है सेम ही रहेगा। अब इसको चेक करते हैं भाई, तो हम लोग का आंसर आता है नहीं आता है, देखते हैं। 12.5 और मिली एम्पियर में पूछा भाई, ये भी देखना है, मिली एम्पियर में यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो मिली एम्पियर में कन्वर्ट क्या करेंगे, 1000 को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो ये 1000 को ऊपर लेके जाएंगे, ये नीचे वाले को, तो भाई क्या बना 10⁻³ बच जाएगा भाई। यानी यही क्या है, ये मिली का रूप ले लेगा। इसका मतलब क्या, ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करना है मेरे को, ये तो सॉल्व करते हैं। यानी 12.5 इंटू 1000
ठीक है, और डिवाइड करना भाई 624 से। सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 20 पॉइंट समथिंग आएगा भाई। अब यहाँ पे कुछ एरर होगा भाई, ठीक है, कुछ ना कुछ एरर है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर जो है सी दे रहा है। 1 मिनट रुके, देखते हैं क्या एरर है। 78 है ना, ओके। यहाँ पे देखिए भाई मिस्टेक क्या है, ये आपका 12.25 दिया हो भाई, इसको आप सही कर लीजिए। ये जो दिया है ना, ये 12.5 नहीं है, 12.25 है, ओके ना। अब डालिएगा, वैल्यू आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। कुछ कुछ एरर होते हैं भाई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द ऑड, ओम्स लॉ के हिसाब से कौन सा ऑड होगा भाई, तो वैक्यूम ट्यूब्स हो जाएगी। वैक्यूम ट्यूब्स क्या है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता भाई। अब वैक्यूम ट्यूब्स क्या होता है भाई, आपको पता होना चाहिए भाई। एक ट्यूब है, इसको हम लोगों ने वैक्यूम किया और यहाँ पे आपके एनोड कैथोड बने होते हैं भाई, टर्मिनल्स, ठीक है। तो ओम्स लॉ के हिसाब से फॉलो नहीं होता, मतलब जिस हिसाब से वोल्टेज बढ़ाएगी भाई, उस हिसाब से आपका करंट नहीं बढ़ता है भाई, ठीक है। समझ में, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना होगा। वैक्यूम ट्यूब्स या फिर कहिए आपका गैस फिल्ड ट्यूब्स, अपने आप में एक चैप्टर होता है, वहाँ पे आपको पढ़ना होगा भाई वैक्यूम ट्यूब्स क्या होता है, गैस फिल्ड ट्यूब्स क्या होता है, ठीक है। तो वहाँ पे तो भाई ये भाई वोल्टेज जिस रेशो से बढ़ाएगा उस रेशो से करंट नहीं बढ़ता है यहाँ पे, ठीक है। या तो करंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा या तो भाई करंट स्टार्टिंग कंडीशन में बढ़ता ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ब्रेक डाउन करना पड़ता है। समझ में आया, बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देना पड़ेगा, तभी जा करके एनोड और कैथोड के बीच में क्या होता है, एक तरीके से कंडक्शन हो पाता है भाई। और ये जो यहाँ पे है ना, इसको हीट करना पड़ता है भाई, ताकि जो मेटल है तो मेटल से आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल सके भाई, क्योंकि वैक्यूम है ना भाई, वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएंगे कंडक्शन के लिए। तो ये जो यहाँ पे मेटल का जो प्लेट होता है इसी को हीट करते हैं, हीट करते क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है भाई यहाँ पे पूरा बाहर निकलता है। और फिर जब हम लोग बाहर से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो भाई सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींच लेता है। इसको पॉजिटिव प्लेट मानेंगे, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन को खींचे गए, तो इस तरीके से कंडक्शन होता है भाई। क्लियर हो गया, तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता भाई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 80 के ऊपर भाई। क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पे बताना भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मतलब ये कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर करेगा। तो भाई देखिए ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ऐड हो जाएंगे भाई 12 माइक्रोफैराड और इसका सीरीज़ में 6 हो जाएगा, यानी इस तरीके से 6 3 जाए 18 और 3 4 जाए, यानी 4 माइक्रोफैराड आएगा। अब एनर्जी की बात करें तो भाई क्या होगा, हाफ है ना, एनर्जी को होता है ना कैपेसिटर के अंदर हाफ सी वी स्क्वायर। तो सी कितना है भाई, 4 गुना 10 का पावर -6 और वी स्क्वायर, वी कितना है यहाँ पे 400 गुना 400, ठीक है। 10 का पावर -6 को मैं क्या कर लूँ, नीचे ले आता हूँ, मतलब 1000 गुना 1000, ठीक है। तो 3 0 और ये 1 4, ये ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ से 2 टाइम्स में चला जाएगा भाई, तो ऊपर में कितना बचा, 4 4 16 और 16 दूनी 32, 32 बटा कितना हो जाएगा 100, 32 और 16 कहना मतलब क्या 0.0, यानी ये आ जाएगा पहला आंसर। ऑप्शन बी भी देखिए मैच कर रहा है ना। तो ये सब ईरर होते हैं भाई, ठीक है ना। ये PW का आपका PYQ है, तो भाई बहुत ज़्यादा इसमें ईरर है, ठीक है ना, इसलिए इसको मत लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, किरण पब्लिकेशन के लिए सही रहेगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 81 देखिए क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पे भाई कलर कोडिंग के हिसाब से बताना है कि भाई ये जो 3.9 किलो रेजिस्टेंस है ना, ऐसा कलर कोडिंग क्या होगा। तो भाई हम लोग को पता है ट्रिक क्या है, बीबी है ना, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ गुड सिस्टर। तो भाई ये होता है ब्लैक, अब मैं लिखूंगा नहीं भाई, बस बता रहा हूँ, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, फिर ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे, ये जी का मतलब फिर से ग्रे है, वाइट गोल्ड सिल्वर, ठीक है भाई। और यहाँ पे सबसे पहले 0 1 2 3 फिर 4 फिर 5 6 7 8 9 तक जाता है, ठीक है। फिर इधर खाली रहता है, फिर आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लायर जिसको बोलते हैं भाई, है ना, 10 का पावर 0 फिर 10 का पावर 1 फिर 10 का पावर 2, इस तरीके से चलता है भाई, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे जाएंगे तो भाई इधर टॉलरेंस होता है, गोल्ड का ±5% होता है, ठीक है। सिल्वर का आपका ±10% होता है, ठीक है। और जो नहीं रहता था 20% होता है। तो समझिए कि भाई मेरे पास कितना है 3.9 किलो, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3.9 किलो का मतलब होता है 1000 भाई, ठीक है। तो उसको पॉइंट को हटाते हैं, 1 0 1 0 खत्म हो, यानी कितना हो जाएगा 3900 भाई, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए 3, सबसे पहले हम लोग ये वाले बैंड से उठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 देखिए, 3 किसके लिए है, 3 भाई ऑरेंज के लिए है, ये ओ आ रहा है ना यहाँ पे, समझ गए, ऑरेंज के लिए है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 जो है ये ऑरेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ये बगल वाला लेते हैं भाई, तो क्या है आपका 9 है, 9 का मतलब क्या हुआ भाई, देखिए ना यहाँ पे, नहीं
फिर इसी से उठाते हैं भाई, यहाँ से 2 लेते हैं ना, 2 को एक साथ रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो 9 किसके लिए हो जाएगा, यहाँ पे 9 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये जो 9 है ये आ जाएगा वाइट के लिए, ठीक है, ऑरेंज वाइट। और फिर मल्टीप्लायर को उठाते हैं, तो मल्टीप्लायर कितना है भाई, 10 का पावर 2, तो 10 का पावर 2 यानी 100 है ना भाई। ये 39 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्लियर हुआ। तो 10 का पावर 2 किसके लिए हो जाएगा, रेड के लिए हो जाएगा। तो कलर कोड क्या है, ऑरेंज वाइट रेड। ऑरेंज वाइट रेड कौन सा है, D फॉर डॉग, ठीक है। तो कलर कोड नहीं सीखा है तो भाई आप यूट्यूब पे एक बार देख लीजिएगा, ऐसे भाई ये सब आना चाहिए यार, पास आउट हो चुके हैं आप। अगला देखिए क्या बोल रहा है, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इज मेड अप ऑफ। तो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं आपको दूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल है, जब मेजरमेंट पढ़ेंगे भाई, ठीक है, तो जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं ना, जैसे एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए ईरर कितने तरीके के होते हैं भाई। जैसे आप मान लेते हैं, आप परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में क्या होता है भाई, एक परमानेंट मैग्नेट होता है ना। मेन तो डिफ्लेक्शन टॉर्क है ना भाई, कि उसमें डिफ्लेक्शन टॉर्क कैसे आता है। डिफ्लेक्शन टॉर्क मतलब क्या, जैसे स्केल है आपका, तो ये जो पॉइंटर है, जो सुई है भाई, ये इस डायरेक्शन भागेगा ना, जैसे इसमें भाई करंट एक तरीके देंगे तो ये सुई कैसे मूव करता है ना। तो मूव करने के लिए टॉर्क चाहिए ना भाई इसको, तो इसी को बोलते हैं डिफ्लेक्शन टॉर्क। तो इसमें जो डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है वो डीसी मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल पे आता है, यानी इसमें एक परमानेंट मैग्नेट होगा जो फील्ड प्रोवाइड करता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग क्या करते हैं, करंट कैरिंग कॉइल को रखते हैं भाई, क्लियर हुआ। तो भाई यहाँ पे लॉरेंट फोर्स के कारण टॉर्क पैदा होता है, टॉर्क पैदा होता है यहाँ पे आपका मान लेते हैं इसी कॉइल से, क्योंकि कॉइल घूमेगा। तो इसी कॉइल के ऊपर क्या होता है, आपका एक स्पिंडल होता है भाई, स्पिंडल से आपका ये पॉइंटर कनेक्टेड होता है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे स्केल बना होता है, तो जब ये घूमेगा तो भाई ये पॉइंटर भी घूमता है और फिर हम लोग का यहाँ पे डिफ्लेक्शन होता है। तो समझिए भाई, जैसे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि भाई इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना अंदर में। तो अब जैसे मान लेते हैं कि भाई अगर आप कोई बाहर से कोई मैग्नेट लेके आते हैं, है ना भाई, मान लो कोई बच्चा खेल रहा है, उसके हाथ में मैग्नेट है भाई, तो अगर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड के नज़दीक लेके जाए तो सीधी अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाएगा ना भाई, इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, एरर आ जाएगा भाई। जो आपका डिफ्लेक्शन टॉर्क पैदा हो रहा था भाई वो चेंज हो जाएगा। टीडी इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क कैसे पैदा होता है, प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के ऊपर और आर्मेचर करंट के ऊपर, समझे। तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा भाई, तो इसका डिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा, डिफ्लेक्शन चेंज हो भाई रीडिंग गलत दे देगा, है ना। तो एक तो भाई होता है मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस के कारण। तो इसके चलते क्या करते हैं हम लोग का जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसको हम लोग एक मेटल के केस में रखते हैं भाई। और मेटल कैसा होना चाहिए आपका, जो हाई परमेबिलिटी वाला होना चाहिए भाई, ताकि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो उसको यहीं से लो रिलेक्टेंस पाथ मिल जाए, है ना। ये आयरन केस जो होगा ना, इसको ऐसे दिखाता हूँ थोड़ा 3D में। तो ये आयरन केस, क्योंकि भाई आयरन का बना हुआ ना, हाई परमेबिलिटी है इसका, तो सारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसी से होकर के, यानी अंदर में घुसेगा नहीं, यहीं से होकर के वापस निकल जाएगा। और एक होता है भाई टेम्परेचर, ठीक है ना भाई, कि टेम्परेचर के कारण कोई एरर ना हो, तो उसके चलते हम लोग स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस लगाते हैं भाई, ठीक है। तो ये किसका बना होता है, तो ये भाई आपका मैग्नीशियम कॉपर का बना होता है, ठीक है। इस पर आपको एक लेक्चर मिलेगा, स्पेशल लेक्चर मिलेगा भाई, ठीक है, ऑलरेडी बना हुआ है, आपको मैं लिंक दे दूंगा। तो 82 का देखते भाई, बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, आपका यहाँ पे एक ब्रिज दिया हुआ भाई। अब ये बैलेंस है नहीं है, कैसे चेक करेंगे, तो भाई सिंपल सा ट्रिक होता है। देखिए ये जो अब ये कैपेसिटेंस भी हो सकता है, दूसरे क्वेश्चन में रेजिस्टेंस भी दिखा सकते हैं भाई, है ना, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो सीधे हम लोग यहाँ पे रेशियो लेते हैं भाई, किसका रेशियो लेते हैं। आप देखिए दो जो कैपेसिटेंस जुड़े हुए ना, कहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो इस पॉइंट पे जुड़ा भाई, है ना, जहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है उसी के सामने वाला, ठीक है, एक इसका और एक इसका, ठीक है भाई। यानी अगर आप यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि भाई ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो भाई ये इसका रेशियो लेके चलेंगे, एक इसका एक इसका, यानी 5/10 इक्वल टू, इधर देखिए यहाँ पे इस डी पॉइंट पे जुड़ा है, इसका रेशियो चलेगा 5/10, और दोनों क्या आपस में बराबर है भाई, है ना, कट के 1:1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये बैलेंस है, यानी सामने आप लेके चलिए रेशियो, या फिर भाई आप फिर इसको इस तरीके से भी लेके चल सकते हैं, ऐसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कटा हुआ ना, ये जुड़ा हुआ ना, और एक यहाँ पे जुड़ा हुआ, तो भाई ऐसे भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे दो रेजिस्टेंस या फिर दो कैपेसिटेंस जुड़े होते हैं उसका रेशियो लेके चलना होता है। तो भाई इधर देखिए 5/5 इक्वल टू, इधर भी देखिए 10/10, तो भाई कट के क्या होगा 1:1 आ गया ना। तो क्या बैलेंस ब्रिज है भाई, समझ में आया। तो इस चीज़ को समझिए भाई, ये ट्रिक होता है एक तरीके से। और नहीं तो फिर ऐसे समझिए, जैसे भाई मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ भाई मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए कैसे ये दोनों आपस में, मान लेते भाई R1 है, R2 है, R3 है, R4 है। तो भाई मान लेते पहले सामने लेके चल रहे हैं आप, तो R1/R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर सामने वाला R3/R4। तो यहाँ से भाई मेरे को प्रूफ करना है कि भाई R1/R3, क्योंकि ऊपर नीचे भी तो लेके चल रहे हैं ना, R1/R3 इक्वल टू होता है
R2 बटा R4। तो देखिए तो इस वाले इक्वेशन से निकल जाएगा, है ना। इस R3 को इधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा, इधर R1 बटा R3 इक्वल टू R2 को उधर भेज दीजिए, R2 बटा R4 आया ना, सेम चीज़ आया भाई, समझ गए। तो सामने सामने ऐसे लेके चलिए भाई, यानी हॉरिजॉन्टल इस तरीके से लेके चलिए, ठीक है। इसको एक साथ लेके चलिए और इसको एक साथ लेके चलिए, या फिर आप इसको ऐसे से लेके चलिए या फिर इसको ऐसे से लेके चलिए भाई, ठीक है। तो अब देखिए भाई ये ब्रिज जो है मेरा बैलेंस है तो भाई इधर कोई करंट नहीं आएगा, नहीं ओपन हो जाएगा। ओपन होने से मतलब ये दोनों सीरीज़ में भाई और ये दोनों भी सीरीज़ में है, तो सीरीज़ वाला भाई निकालिए, 5 गुना 10 बटा 15 कितना हो जाएगा, 5 3 10 बटा 3, इसका भी आएगा 10 बटा 3 और फिर दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है भाई। तो 10 बटा 3 प्लस 10 बटा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 बटा 3 और 20 बटा 3 का 3 6 18 एंड 6 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर, ठीक है। आते हैं हम लोग एक मिनट भाई, यहाँ से बुक हटाते हैं, ठीक है। इसका पहला आंसर हो जाए भाई 6.7। अगला है ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। तो भाई कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ये हो जाएगा महो पर मीटर एफईसी को साइमन बोलते हैं भाई। कैसे निकलता है, तो भाई हम लोग पता है रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो एल अपॉन एरिया। तो भाई यहाँ से सबसे पहले क्योंकि कंडक्टिविटी पूछा है, ठीक है, तो एक होता है रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी भाई। तो सबसे पहले रो का वैल्यू निकालिए, पहले रेजिस्टिविटी निकालेंगे ना, रेजिस्टिविटी का निकल जाए भाई इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रो का मान क्या हो जाएगा, आर इंटू एरिया अपॉन एल, कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग भाई अगर इस रेजिस्टिविटी का यूनिट निकाले क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का होता है ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का होता है मीटर, कट जाएगा क्या आ जाएगा, ओम मीटर आएगा भाई, कोई दिक्कत। ये हो गया रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब भाई मुझे चाहिए यहाँ पे कंडक्टिविटी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी के लिए सबसे पहले देखिए कंडक्टेंस की बात करते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है, 1/r होता है भाई, और r का वैल्यू अभी जस्ट देखा आपने ऊपर में क्या था, ये था आपका रो एल अपॉन एरिया। तो एरिया तो भाई ऊपर चला जाएगा, है ना। तो इसको मैं लिखता हूँ भाई एरिया अपॉन रो इंटू एल, यानी जी का मान यहाँ से निकल गया एरिया अपॉन रो इंटू एल, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा स्पेस बनाते हैं भाई, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, क्या है कि भाई जी इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/रो इंटू एरिया अपॉन लेंथ, कोई दिक्कत भाई, वही लिखा है मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ था। तो ये जो 1/रो है ना, ये जो 1/रो है भाई, इसी को हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं, क्योंकि भाई रेसिप्रोकल का जस्ट रेसिप्रोकल हो गया ना। अगर इसको रेसिप्रोकल बोल रहे हैं तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो भाई ये कंडक्टिविटी हो जाएगा। तो ये जो 1/रो है ना, इसको मैं सिग्मा लिख सकता हूँ ना भाई, यानी कंडक्टिविटी से रिप्लेस कर सकता हूँ, क्लियर हुआ। तो भाई ये सिग्मा का वैल्यू चाहिए मेरे को, इसका यूनिट चाहिए। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होगा बताइए, ये होता है जी इंटू एल अपॉन एरिया, क्लियर हुआ। तो अब हम लोग भाई इधर से पहले स्पेस बनाते हैं। अब देखिए एल का होता है मीटर, एरिया का होता है भाई मीटर स्क्वायर, और इस जी का जो हो जाएगा आपका जी, क्योंकि कंडक्टेंस है तो साइमन लिखते हैं भाई, यानी महो होता है इसका, ठीक है, क्लियर हुआ। तो एक से काट देंगे भाई, क्या हो जाएगा, महो पर मीटर, या फिर इसी को हम लोग साइमन भी बोलते हैं भाई, ठीक है ना। तो याद रखना है रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर, और यहाँ पे होता है भाई महो पर मीटर, या फिर ये साइमन पर मीटर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, अगेन भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन आ गया कि भाई एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर आपका भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो भाई देखिए जैसे ये स्फीयर का मतलब क्या, फुटबॉल भाई, फुटबॉल जो फुटबॉल खेलते हैं ना वैसा आप इमेजिन कीजिए, लेकिन ये मेटल का बना हुआ है। तो भाई अगर इस पे चार्ज करेंगे, चार्ज करने मतलब क्या भाई, मान लेते हैं आप इससे 10 इलेक्ट्रॉन निकाले, इलेक्ट्रॉन को कैसे बाहर निकालते हैं। तो भाई मान लेते हैं मैंने एक ग्लास लिया, ठीक है, एक ग्लास है मेरे पास, ग्लास का रड है, इसको मैंने क्या किया, सिल्क के कपड़े से रब किया भाई। जैसे रब करेंगे तो भाई मान लेते इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, इस पर पॉजिटिव प्लेट आ गया, क्लियर हुआ। तो भाई ये ग्लास है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, और ये इसका लकड़ी का हैंडल होता है ताकि हम लोग हाथ से पकड़ सके, क्योंकि लकड़ी का हैंडल रहेगा तभी तो भाई ये चार्ज जो है आपका, या फिर भाई आपके बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर ग्लास की तरफ ना जा सके, है ना, क्योंकि चार्ज है ना भाई, आपके बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो खींच लेगा ये तुरंत। तो ये लकड़ी का हैंडल होता है भाई, लकड़ी के हैंडल से, क्योंकि लकड़ी का हैंडल क्या है, इंसुलेशन है ना, इंसुलेटर पर काम करता है, ठीक है। तो भाई इस लकड़ी के हैंडल से पकड़ के आप इसको क्या कर रहे हैं, इस ग्लास को इससे नज़दीक लेके जा रहे हैं। तो जो स्फीयर था भाई, इसके अंदर क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने प्रोटॉन थे भाई, लेकिन जब ये पॉजिटिव रड को यहाँ पे लेके जाइएगा इसके नज़दीक, तो भाई क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो भाई इधर सारा का सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव को एक साथ ये पोलराइज कर लेगा ना, और पॉजिटिव जो है दूर दूर भागेगा, यानी इधर आ जाएगा ऐसे, क्लियर हुआ। और ये सर्कल नहीं भाई, स्फीयर की बात कर रहा है, हॉलो स्फीयर, यानी फुटबॉल इमेजिन कीजिए आप।
और अब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई कि इस स्फेयर को हम लोग भाई ग्राउंड कर दे रहे हैं, एक तार जोड़ करके क्या कर रहे हैं, इस ज़मीन में डाल दे रहे हैं। तो सीधी सी बात है भाई क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ पे क्या होगा, या फिर इसको सिंपल रखने के लिए जो है ना इसको उल्टा लेके चलते हैं। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं भाई कि ये मेरे पास स्फेयर था, इस पर अभी जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव चार्ज है। हम लोग क्या कर रहे हैं इस बार, एक नेगेटिव चार्ज बॉडी को यानी नेगेटिव चार्ज रॉड को लेकर के आ रहे हैं भाई। तो ये नेगेटिव है तो वैसे इधर पॉजिटिव पूरा अट्रैक्ट कर जाएगा और इधर भाई पूरा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है दूर भागेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भाई मैं ग्राउंड कर दे रहा हूँ, तार जोड़ के ज़मीन में घुसा दे रहा हूँ भाई। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना भाई, क्योंकि ये सारे नेगेटिव चार्ज क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहे होंगे भाई। तो क्योंकि अर्थ जो है मेरा एक सोर्स का भी काम करता है, सिंक का भी काम करता है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना ये सारे इस वायर से होकर कहाँ चले जाए, ज़मीन में चले जाएंगे भाई। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब हो चुके हैं। इसका मतलब क्या, अब इसको अब हटा दिया, यानी इसको दूर भगा दीजिए भाई। ये जो मेरे पास चार्ज रड था ना ग्लास वाला, इसको हटा दिया यहाँ से। तो जैसे हम लोग हटाएंगे भाई, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो भाग गए, यानी इस स्फेयर के अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहेगा अब। और ये सारे पॉजिटिव चार्ज ही है, तो भाई सारे पॉजिटिव चार्ज क्या करें, एक दूसरे रिपेल करें, तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे भाई। समझ गए, ठीक है। फिर चाहे सॉलिड हो या फिर हॉलो है, सारे के सारे चार्ज कहाँ पहुँच जाते हैं, सरफेस पे पहुँच जाते हैं भाई। तो अंदर यानी स्फेयर के अंदर में तो भाई कुछ है ही नहीं ना, खोखला है एक तरीके से, ठीक है। दोनों के लिए समझा रहा हूँ, जैसे ये तो खोखला है भाई अंदर से, तो अंदर तो कुछ है ही नहीं भाई, तो वहाँ पे चार्ज कभी एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं भाई। एयर है ना भाई, खोखला का मतलब क्या होगा, हवा है एक तरीके से, समझे। लेकिन अगर कोई सॉलिड स्फेयर लिखा हुआ रहता है यहाँ पे, तो सॉलिड स्फेयर में भाई अंदर में तो भाई बहुत सारे मेटल्स होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। लेकिन भाई जब इसको चार्ज करना, सारे चार्ज कहाँ सरफेस चले जाते हैं, तो अंदर जो सेंटर भाई यहाँ पे चार्ज 0 हो जाता है आपका। क्लियर हुआ। तो वही पूछ रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो क्योंकि अंदर में चार्ज है ही नहीं भाई, तो चार्ज क्योंकि भाई जहाँ पे चार्ज होगा वहीं पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते हैं ना। क्लियर हुआ। सारे के सारे चार्ज सरफेस पे आ गए, तो भाई सरफेस से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, सेंटर के अंदर नहीं होता है भाई, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से भाई हम लोग समझ पाएंगे, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अगला देखिए क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज इक्वल टू, अगेन देखिए भाई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया, इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं भाई। देखिए होता क्या है, ये मान लेते हैं एक चार्ज है Q गुलाम का, तो भाई अपने चारों ओर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, है ना। अब भाई हम लोग यहाँ पे एक टर्म पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। सो शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप कोई टेस्ट चार्ज को बाहर से ला करके रख रहा है, जैसे भाई मान लेते पॉइंट ए है, यहाँ पे अगर आप रख रहे हैं इस चार्ज को, है ना, इन्फिनिटी से उठा करके, तो इस चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा, क्योंकि भाई ये एक चार्ज है ना, और ये एक टेस्ट चार्ज मतलब क्या पॉजिटिव चार्ज होता है, तो भाई इसको रिपेल करेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, तो रिपेल करेगा, है ना भाई, धक्का देगा एक तरीके से। तो वही है कि भाई कितने ताकत से फोर्स लगाएगा, तो क्योंकि भाई यहाँ पे फोर्स की बात हो रही है, तो फोर्स क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कूलम्ब्स लॉ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई E0 ER R स्क्वायर, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है फिर रिपल्सन है भाई यूनिवर्सली क्या है, डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर। इसका मतलब क्या, ये जो पॉइंट है भाई, ये जो पॉइंट है अभी ये चार्ज से बहुत दूरी पे है, तो भाई यहाँ पे डिस्टेंस एक तरीके ज़्यादा है, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हो, कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक है, कम है। वही अगर आप भाई मान लेते हैं इस बार जो है टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी पॉइंट से उठा के, यानी बाहर से उठाकर यहाँ पे रख रहा है, क्योंकि भाई इस बार क्या हो गया, चार्ज के बहुत नजदीक है ना ये पॉइंट, यानी डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या, इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा भाई बहुत ज़्यादा हाई होगा। क्लियर हुआ। तो वही है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं, इसका मतलब है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर आप कोई बाहर से चार्ज को ला करके रख रहे हैं, तो उस पर कितना फोर्स लगता है, जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतना ही ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये क्या है, देखिए इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ठीक है ना। इसको आप मान लेते हैं चार्ज है, और ये इस तरीके से इसका मैंने सर्कल दिखा दिया भाई, इतने दूरी तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है अपना। क्लियर हुआ। तो भाई अगर ये जो सरकमफेरेंस मैंने यहाँ पे दिखाया है ना, ये जो सरकमफेरेंस है भाई, इसके बाहर तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, समझ गए, ऐसे इन्फिनाइट तक होता है, लेकिन भाई समझिए इस सरकमफेरेंस के बाहर तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। लेकिन यहाँ से अगर आप इधर तरफ जाएंगे ना, चार्ज की तरफ, तो भाई वैसे वैसे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ते चला जाएगा, यानी यहाँ पे सबसे कम है, फिर धीरे धीरे जाएंगे, जैसे जैसे चार्ज होना है वैसे वैसे मैक्सिमम होते चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ढलान है भाई। ढलान का मतलब समझते हैं, जैसे पहाड़ पे चढ़ रहा है भाई, मान लेते हैं पहाड़ है मेरा, ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई कि अगर आपको भाई नीचे से ऊपर तरफ जाना है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपको चढ़ना मुश्किल हो जाएगा, या फिर कहिए आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो भाई सीधी सी बात है ढलान बहुत ज़्यादा, तो भाई आपको उतरने में बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, नहीं तो भाई ग्रेविटी आपको खींच लेगा। तो वही चीज़ है कि भाई इस पॉइंट पे बहुत ही मिनिमम पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, लेकिन भाई जैसे जैसे आप अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो
हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, अलग अलग है भाई, समझ गए। तो ऐसे चीज़ों को अगर टेक्निकल भाषा में लिखना होता है उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। ग्रेडियंट का मतलब होता है ढलान भाई। ढलान का मतलब क्या, हर एक इंस्टेंट पे, यानी हर एक पॉइंट पे भाई आपका क्या है, एक तरीके से वैल्यू चेंज होते चला जा रहा है, या फिर हर एक इंस्टेंट पे जो आपका ग्रेविटी आपको खींचेगा उसका अलग अलग मान होगा भाई। तो ये कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज इक्वल टू, तो क्या है भाई, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट होता है भाई, ठीक है। यानी ये ढलाव है एक तरीके से, वहाँ पे कितना ढलाव है वो चीज़ को बताता है ये। और ढलाव का मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई उस पॉइंट का कितना स्ट्रॉन्ग एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या, उस पॉइंट पे बाहर से अगर कोई चार्ज रखते हैं तो भाई वो कितना तेजी से उसको अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। रिपल्सन का मतलब क्या है भाई कि अगर यहाँ पे जैसे भाई मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज ना होकर नेगेटिव चार्ज रख देते और टेस्ट चार्ज रखते भाई, तो सीधे इसको अट्रैक्ट करता ना, समझ गए। तो यहाँ पे रखेंगे भाई इस पॉइंट पे सरकमफेरेंस पे, तो भाई कम अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे रखेंगे थोड़ा ज़्यादा करेगा, और वही अगर आप यहाँ पे रख देंगे भाई तो पूरा अट्रैक्ट कर लेगा इसको। आगे बढ़ते हैं, फराड किसका यूनिट होता है भाई, तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, कैपेसिटेंस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई, इसको इधर करते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। 3 वायर्स, 3 वायर है भाई हम लोग के पास, जिसका कंडक्टेंस दिया हुआ इतना इतना इतना, और ये कनेक्टेड है पैरेलल में, तो बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो भाई पैरेलल में जब ये वायर कनेक्टेड है इस तरीके से, और वायर के चलते रेजिस्टेंस होगा ना, मतलब रेजिस्टेंस को भी और कंडक्टेंस दोनों सेम सिंबल होता है भाई। तो उसका दिया हुआ 2, 3 और ये 6, और क्योंकि भाई ये सारे कंडक्टेंस है तो कंडक्टेंस पैरेलल में क्या होता है, ऐड होता है, सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे भाई। तो सबको जोड़िए, यानी सी इक्विवेलेंट देखें, कंडक्टेंस इक्विवेलेंट देखें भाई, इसको जी कर लेते हैं। जी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 6 3 9 9 10 11, यानी 11, और इसका उल्टा होता है, उनका उल्टा होता है, ठीक है माहौल। अब पूछता है भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, आर इक्वल टू क्या होता है 1/G, तो भाई क्या हो जाएगा 1/11, ठीक है। तो ये हो जाएगा, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते भाई, ये लास्ट पेज है हम लोग का, लास्ट नहीं भाई सेकंड लास्ट, ठीक है। 100 तक करना ना हम लोग को। देखिए भाई टाइमिंग देखते हैं कितना हो गया, चलिए ठीक है भाई, हो जाएगा फटाफट। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर व्हेन अ करंट फ्लो। भाई करंट दिया हुआ है, ठीक है, करंट दिया हुआ, वोल्टेज दिया हुआ, तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा V/I, तो V कितना है 40, 20 ओम आ जाएगा। अगला देखिए, एक्टिव एलिमेंट कौन सा है सर्किट का, तो भाई करंट सोर्स होता है, करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स को एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। एक्टिव एलिमेंट मतलब क्या, जिसके पास अपना खुद का एनर्जी होता है भाई, ठीक है। बाकी सारे पैसिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे रेजिस्टर हो गया, RLC में, ठीक है, इंडक्टर कैपेसिटर सब क्या है, इनके पास अपना खुद का एनर्जी नहीं होता भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्यूरी टेम्परेचर। तो भाई ये याद करने वाली चीज़ है, क्यूरी टेम्परेचर मतलब क्या, जिस टेम्परेचर पे है ना आपका कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल क्या हो जाए, डीमैग्नेटाइज हो जाए भाई, ठीक है ना, यानी वो मैग्नेट की तरह बिहेव ना करे। तो आयरन के लिए कितना होता है भाई, तो ये 1043 होता है, किसमें है, केल्विन में। अब इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना तो भाई हम लोग को पता है। देखिए जो केल्विन होता है क्या होता है 273, ठीक है, 273 प्लस C होता है भाई, ठीक है। तो इस C में, एक मिनट से सही लिखता है, 273 प्लस C 273.5 करके होता है। तो भाई मुझे अगर इसका मान दिया कितना है 1043, और इसको घटाना पड़ेगा इधर, तब मेरे को C मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 0, और 14 में 7 गया 7, और ये हो जाएगा 9, 9 में से 2 गया तो 7, यानी 770 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है भाई। तो याद कर लीजिएगा आप, क्यूरी टेम्परेचर आयरन के लिए है। तो ये सब स्टैटिक क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई 12 वोल्ट। तो भाई देखिए सप्लाई यानी कोई भी सोर्स भाई कब पावर सप्लाई करता है और कब वो एब्जॉर्ब करता है, ये चीज़ को समझिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा नेटवर्क दिखाऊं भाई इस तरीके का, तो भाई मान लेते मेरा ±V वोल्ट है, तो यहाँ से करंट निकलेगा, तो ये ऐसे जाएगा है ना, तो ये प्लस और ये माइनस करता है। क्लियर हो गया, क्योंकि भाई जब KVL लिखेगा ना, ये R ओम है ना, तो V माइनस यहाँ पे लेंगे, सारा वोल्टेज क्या होगा इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगा, I × R इक्वल टू 0। क्लियर हुआ, तो बैटरी का प्लस और इसका प्लस है ना, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। जैसे सेल डालते हैं ना हम लोग, हमेशा बताया मैंने आपको भाई, टॉर्च में जो हम लोग सेल डालते हैं क्या होता है, बैटरी का माइनस है, ये प्लस है। फिर आगे देखें, फिर हम लोग दूसरे बैटरी का माइनस और ये फिर प्लस डालते हैं, फिर इसका प्लस, फिर दूसरे बैटरी का माइनस, यानी आपका अल्टरनेट चलता है भाई। जब भी जोड़ना हो बैटरी को, अगर आपको जोड़ना है या फिर ये वोल्टेज को जोड़ना है, तो वहाँ पर इस तरीके से चलता है कनेक्शन, एक का प्लस, ठीक है, ये जैसे माइनस है प्लस है, तो भाई दूसरे का अगेन क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा फिर प्लस होगा, फिर यहाँ पे माइनस फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। तो ये 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तो भाई क्या हो जाएगा, सारे साथ जुड़ जाएंगे, यानी टोटल कितना हो जाएगा, नेट वोल्ट कितना मिला यहाँ पे 1 2 3 4 है, ठीक है, और 4 दूनी 8 हो जाए, यानी 8 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपने भाई
अगला जो बैटरी लगाना है ऐसे कर दिया भाई, मान लेते हैं इस तरीके से लगा दिया, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, ये प्लस है ना, इसका माइनस है, ठीक है। तो प्लस प्लस एक साथ जोड़ देंगे भाई, तो ये फिर ऐड नहीं होगा, कैंसिल हो जाता है, समझ में आया। तो हमेशा याद रखना है भाई कि ये अगर मेरा मेन वोल्टेज है और ये प्लस माइनस है भाई, तो सीधी सी बात है, जो लोड होगा वहाँ पे जो करंट जा रहा है ना उसके जस्ट ऊपर में यहाँ पे, मतलब समझिए सोर्स से जो करंट है हमेशा भाई नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ निकलता है, देखना माइनस से पॉजिटिव प्लस की तरफ जा रहा है, और लोड में हमेशा क्या होता है, प्लस से माइनस की तरफ जाता है भाई, ठीक है। तो इसको अभी बस आप समझिए, अब समझिए कब ये एब्जॉर्ब करेगा, कब ये भाई डिलीवर करेगा। देखिए ये प्लस माइनस वी वोल्ट का है, तो भाई वोल्टेज से जो करंट निकल रहा है हमेशा क्या होता है, माइनस से प्लस की तरफ निकलता है भाई, ठीक है। यानी जब भी माइनस से प्लस की तरफ करंट का साइन होगा, देख रहे हैं यहाँ पे माइनस से प्लस, भाई इसको ऐसे दिखाइए ना, ऐसे माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है करंट, इसका मतलब क्या, ये पावर को डिलीवर कर रहा है भाई, यहाँ पे पावर डिलीवर हो रहा है, कोई दिक्कत। और अगर आप सोर्स में देखें तो भाई सोर्स में करंट कैसे आएगा, ऐसे आएगा, यानी प्लस से माइनस की तरफ जब जाते हैं, प्लस से माइनस तरफ जाएगा करंट भाई, तो यहाँ पे भाई मेरा पावर एब्जॉर्ब होता है, पावर एब्जॉर्ब, क्लियर हो गया। बस ये चीज़ ध्यान रखना आपको। देखिए भाई अब हम लोग आते हैं कौन से नेटवर्क में भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर सप्लाई की बात हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई द, तो भाई सप्लाई के लिए बताया था नेगेटिव से पॉजिटिव जाना चाहिए, तो भाई करंट आपका देखिए इसमें 6 एम्पीयर का पॉजिटिव नहीं, ये सप्लाई कर रहा है भाई, कितना 12 वॉट भी कर रहा है, क्योंकि भाई पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट, तो भाई कितना है 2 गुना 6 यानी कितना होगा 12 वोल्ट होगा ना, समझ गए, यानी ये सप्लाई कर रहा है। और इसको भी देखिए माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है भाई करंट, ठीक है, यानी ये भी सप्लाई कर रहा है, ठीक है, यानी इसका बी फॉर बॉल हो जाएगा, सी और डी, सॉरी सी और बी है ना भाई, एक मिनट, सी और बी, तो सी और बी कौन सा ऑप्शन है, सी और बी यानी डी फॉर डॉग होगा, डी फॉर डॉग हो जाए आंसर, ठीक है भाई। बाकी ये जो है ना ये प्लस से माइनस तरफ जा रहा है, इसका मतलब कि एब्जॉर्ब कर रहा है भाई, और ये भी देखिए प्लस से माइनस, ये भी एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो आपसे सप्लाई के लिए पूछा था तो ये 2 ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका, बाकी रिमेनिंग ही आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, तो पावर बोलते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं आप लोग, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है 100 ओम 1 वॉट रजिस्टर एंड 800 ओम 2 वॉट रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी 2 रजिस्टर दिए हुए सीरीज में कनेक्टेड है। अब बोल रहा है द मैक्सिमम डीसी वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड कंटिन्यूसली टू द सीरीज सर्किट विदाउट एक्सीडिंग द पावर लिमिट ऑफ एनी ऑफ द सीरीज रजिस्टर। देखिए भाई सबसे पहले आपका यहाँ से भाई वोल्टेज हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, 2 रजिस्टर लगाओ भाई इस तरीके से सीरीज में। अब बोला कि भाई यहाँ पे हम लोग कितना मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई करें कि भाई इनके क्रॉस जो वोल्टेज हो, इनके मैक्सिमम रेटेड वोल्टेज से वो कभी भी एक्सीड ना हो पाए, है ना। तो देखिए हम लोग भाई इस रेटिंग से हम लोग वोल्टेज निकाल, हम लोग को पता है पावर इक्वल टू होता है V²/R, तो भाई यहाँ से V नहीं निकल जाएगा, V² इक्वल टू क्या हो जाएगा पावर इंटू R, और V इक्वल टू क्या हो जाएगा √अंडर पावर इंटू R। तो भाई देखिए तो इस रेजिस्टेंस का पावर दिया हुआ है, और है ना, तो क्या हो जाएगा पावर है 1 वॉट इंटू रेजिस्टेंस कितना है 100, तो भाई 100 और 100 का रूट कितना हो जाएगा 10, यानी ये जो पहला रजिस्टर इसका रेटेड वोल्टेज कितना आ गया 10 वोल्ट भाई। उसी तरीके से इसको निकाल लीजिए कि भाई पावर इक्वल टू क्या है √अंडर, यही वाला फार्मूला, P इंटू सॉरी वोल्टेज है ना, वोल्टेज इक्वल टू क्या है P इंटू R। तो भाई P का मान कितना इसका 800, ये 2, और R का मान है 800, और ये रूट यानी 1600 हो जाएगा, और रूट 1600 का कहना मतलब कितना 40 भाई, ठीक है। तो इसका रेटेड वोल्टेज कितना है 40 वोल्ट, तो दोनों को सीरीज़ में लगाएंगे, ये भाई आपका 10 वोल्ट खाएगा और ये 40 वोल्ट खाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ से मेरे को मैक्सिमम कितना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा 50 वोल्ट, समझे, 50 वोल्ट इज़ द राइट आंसर। 50 वोल्ट जब आप अप्लाई करेंगे तो भाई दोनों को एक तरीके से रेटेड वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है, बी फॉर बॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है भाई 16 मिली एम्पियर का करंट है, मतलब एक करंट सोर्स है भाई 16 मिली एम्पियर का, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 किलो ओम, और लोड लगाना है भाई, एक लोड लगाना है यहाँ पे 2.5 किलो ओम का। तो बोल रहा है हाउ मच करंट विल फ्लो, ठीक है, लोड से कितना करंट जाएगा ये बताना भाई। तो करंट यूजन रूल लगा लेते हैं यहाँ पे, इधर से आ रहा है 16 मिली एम्पियर भाई, मुझे इधर का करंट चाहिए। IL इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल करंट 16 मिली, मिली का मतलब होता है 10⁻³ टोटल करंट हो गया, इनटू बगल वाला रेजिस्टेंस यानी 10 किलो, ठीक है भाई, और डिवाइडेड बाय दोनों का सम यानी कितना हो जाएगा 12.5
5 किलो ओम। ठीक है, तो किलो को 1000 से 1000 कट जाएगा। ये 10⁻³ इसको नीचे ले आते हैं। ठीक है, और ये एक पॉइंट है तो ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पे 100 है तो 2 0 2 0 खत्म कर देते हैं भाई। यहाँ का कितना हो जाएगा आपका 16/10 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और किस में पूछा आपका करंट, किस में पूछा भाई, मिली एम्पियर में है, ऑप्शन में मिली एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 गुना 1000 से करते तो नीचे वाला 1000 क्या हो जाएगा, ऊपर में मिली बन जाएगा, यानी मिली एम्पियर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसी को सॉल्व करना भाई, जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा। 95 का देखते हैं कितना है, D4 डॉग। ठीक है, यानी 12.8 मिली एम्पियर का यहाँ पे लोड के पास करंट आएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, 96 बोलता है भाई फिलामेंट लैम्प जो है इतने पे रेटेड है, 80 वोल्ट का है। अब बोलता है द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू ऑपरेट दिस लैम्प ऑन अ 230 वोल्ट मेंस। देखिए भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई मेरे पास ये बल्ब का रेटिंग दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखिए कि भाई इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना हो, रेजिस्टेंस इक्वल क्या होता है V²/R, सॉरी P। तो V² कितना है 120 × 120 बटा पावर कितना 80 वोल्ट। काट देते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और ये कितना हो जाएगा 60। तो कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, यानी 180 ओम का ये बल्ब है। तो इसको मैं रेजिस्टेंस से दिखा देता हूँ भाई, 180 ओम का मेरा बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, बोलता है सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगाना है। क्यों लगाना है भाई, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो वोल्टेज डाल रहे हैं ना, ये हम लोग का 230 वोल्ट है भाई। तो सोचिए कि अगर आप 230 वोल्ट के क्रॉस डायरेक्ट अगर आप ये फिलामेंट बल्ब लगा दें तो भाई फिलामेंट बल्ब क्या है 120 वोल्ट पे ही रेटेड है ना। आप इसको 230 वोल्ट जोड़ देंगे भाई, ये तुरंत ब्लास्ट कर जाएगा। रेटेड से आपने बहुत ज़्यादा वोल्टेज दे दिया ना, इसीलिए क्या कर रहे हैं कि भाई इसके सीरीज़ में मुझे एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा भाई। क्लियर हुआ, क्योंकि कुछ वोल्टेज ये खा जाएगा ना 230 में से। देखिए ये तो 120 वोल्टेज खाएगा भाई, तो रिमेनिंग कितना बचा 230 में से 120 माइनस कीजिए, 0 1 1, यानी 110 वोल्ट ये खाएगा। कोई दिक्कत, यानी ये जो रेजिस्टेंस है इसका मुझे पता चल गया भाई 110 वोल्ट ही खाएगा, बाकी 120 वोल्ट इस बल्ब को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से भाई, यहाँ पे मेरे को रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है 180 ओम और वोल्टेज पता है, तो करंट नहीं पता चल जाएगा। टोटल सर्किट करंट पता है क्योंकि सीरीज है, सीरीज में करंट सेम होता है। तो आई इक्वल क्या हो जाएगा V कितना है 120/R, यानी 80। 1 0 से 1 0 कट जाएगा भाई, 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी कितना आ गया करंट 2/3। और यहाँ का करंट पता चल गया और यहाँ का वोल्टेज पता है, तो भाई रेजिस्टेंस नहीं निकल जाएगा यहाँ का। R इक्वल क्या हो जाएगा V कितना है 110/I कितना है 2/3, तो 2 और 3 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 55। 55 गुना 3 करेंगे, 15 हाथ में रहा, 15 यानी 165 हो जाएगा भाई B फॉर बॉल। ठीक है, तो इस तरीके से भाई सोचना है आपको। देखिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। 97 भाई प्रूफ है आपका। ठीक है, प्रूफ देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया इस लेक्चर का। आगे बढ़ते हैं। 98 देखिए क्या बोल रहा है, इसका प्रूफ आपको मिलेगा नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। बोल रहा है भाई 12 मिली एम्पीयर का करंट सोर्स है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कितना होगा आपका, इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स आपको कन्वर्ट करना। तो भाई देखिए कि भाई मेरे पास एक करंट सोर्स है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है, कितना है भाई 12 मिली एम्पीयर, और ये है आपका 1.2 किलो ओम। इसको भाई वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, यानी वोल्टेज सोर्स को हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाते हैं प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे V क्या होगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो यहाँ पे वही इसका भी होता है भाई, इसे पता होना चाहिए। लेकिन आपसे वोल्टेज पूछा ना, यानी V का मान बताना, तो V इक्वल टू क्या होता है बताइए I × R। तो भाई दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, V निकल जाएगा यहाँ से 12 मिली मतलब क्या नीचे 1000 गुना R कितना है 1.2 × 1000, काट दिए 1000 से 1000 खत्म हो जाएगा, यानी 12 का स्क्वायर 144 और 1 डिग्री यानी 14.4 वोल्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, यानी जो वोल्टेज सोर्स होगा उसका वोल्टेज कितना हो जाएगा 14.4 वोल्ट। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं भाई आगे, तो ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि भाई आपका करंट दिया हुआ है 750 मिली एम्पियर, और यहाँ पे गलत दिया भाई, देखिए एरर है ना, ये रॉन्ग है, रॉन्ग क्वेश्चन ही रॉन्ग है भाई। ठीक है, यहाँ पे ओम होगा, ठीक है किलो ओम होगा, किलो वाट नहीं किलो ओम। ठीक है, इस रेजिस्टेंस से इतना करंट जा रहा है, वोल्टेज ड्रॉप बताना भाई। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा I × R। तो 750 मिली का मतलब 10⁻3, 10⁻3 मतलब नीचे आ जाएगा 1000 और इंटू R करना भाई, यानी 11 किलो का मतलब 1000। ठीक है, तो 1000 से 1000 कट जाएगा, इसको सॉल्व कर लिया आ जाएगा। ठीक है, तो वही है कि भाई इसमें एरर की, ठीक है, ये मिली नहीं होना चाहिए, माइक्रो होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन छोड़ दिए, बच्चा वाला क्वेश्चन है वैसे भी, फार्मूला बेस्ड। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई हम लोग के पास
2 3 ओम के रेजिस्टर है, आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड है, यानी 3 ओम के भाई 2 रेजिस्टेंस आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड है, 3 ओम। और बोल रहा है टू अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ओम, यानी एक पैरेलल 3 ओम का रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। ठीक है, अब क्या बोलता है, इफ़ द सप्लाई वोल्टेज इज़ 14 वोल्ट, अगर यहाँ से भाई सप्लाई वोल्टेज के को दे रहे हैं 14 वोल्ट, तो पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ करंट विल बी, यानी यहाँ से कितना करंट जाएगी आपको बताना था भाई। ये देखिए ये 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत, दोनों जुड़ जाएंगे और इसके पैरेलल ये, यानी 6 गुना 3 बटा 6 प्लस 3 कितना, 6 थी 18/9 यानी 2 ओम आ जाएगा। और यहाँ टोटल करंट निकाल देता I = V कितना है 14/2 यानी 7 एम्पीयर। ठीक है, तो 100 तक भाई हम लोगों ने कवर कर लिया। एक क्वेश्चन बस आपका रह गया था वो प्रूफ वाला, उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे।